हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज ये लेक्चर मैं घटना चक्र के जो राज्य विशेषांक आते हैं उसमें बिहार राज्य पे लेकर आया हूँ। घटना चक्र का दृष्टि का जो है वो आता है और इसमें जो है से बिहार के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। बिहार स्पेशल जो है आप लोगों को पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा। इसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और जहाँ पे समझाना होगा या जहाँ पर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में बोलना होगा मैं बोल दूंगा, ताकि दोनों लोग मीडियम के स्टूडेंट जो है इसको समझ सकें। और दोस्तों, इससे पहले जो है से आपको जो है से दृष्टि IAS का जो है एग्जाम पॉइंटर मैंने स्टार्ट कर दिया है। उसमें जो है से आपको सारे सब्जेक्ट जो है कवर हो रहे हैं। मतलब जो है एक ही लेक्चर में जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और बिहार स्पेशल और मिसलेनियस यानी विविध भी उसमें शामिल है। तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैंने डाल दिया है इसका PDF। तो आप लोग जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और टेलीग्राम का लिंक जो है आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इससे पहले जो है से दोस्तों मैंने प्रतियोगिता दर्पण का भी सीरीज स्टार्ट किया है। उसमें जो है से हर महीने जो है कि जो भी प्रतियोगिता दर्पण आया जनवरी 2022 से 2023 जनवरी तक, उस सारे प्रतियोगिता दर्पण को जो है मैं करा रहा हूँ। और वो जो ऑडियो फॉर्मेट में है और 13-14 मिनट का वीडियो है, उसमें जो है सारे जो है से करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण में जो भी शामिल है वो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा ऑडियो फॉर्मेट में। तो उसको सुन लीजिएगा तो आप लोगों का जो है करंट अफेयर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे ये आज का लेक्चर। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग जो है से सोशल मीडिया वगैरह पे शेयर कर दिया कीजिए, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या है पहले इसमें बिहार स्पेशल में घटना चक्र। बिहार एक विहंगावलोकन। तो बिहार के बारे में हम लोग देखते हैं सामान्य परिचय क्या है। तो सामान्य परिचय क्या है, नाम इसका बिहार। स्थापना दिवस कब है, तो 22 मार्च बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च 1911 को। इस वजह से बंगाल से अलग हुआ था। राजधानी पटना। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहाँ, पटना में है। स्थापना कब हुई थी हाई कोर्ट की, तो 1 दिसंबर 1913। और उद्घाटन कब हुआ था इसका, 3 फरवरी 1916 को हाई कोर्ट का उद्घाटन हुआ था, 3 फरवरी 1916। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से क्रम। तो जनसंख्या की दृष्टि से क्रमांकन है तीसरा जनगणना 2011 के अनुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, एरिया की दृष्टि से तो 12वां। राज्यों में 12वां है। और 13वां जो है राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटोरी को मिला देते हैं तो 13वां है। उसके बाद जलवायु देखते हैं इसका। तो जलवायु कैसा है, तो सामान्य वर्षा कैसी होती है जलवायु, 1205 मिलीमीटर। वर्ष 2019 में 1194.7 मिलीमीटर। औसत वर्षा कितना है, तो 52.5 दिन प्रति वर्ष जो है से 52 दिन जो है, साढ़े 52 दिन जो है प्रति वर्ष बारिश होती है। इसकी जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो किशनगंज में। और न्यूनतम वर्षा तो अरवल में। और सर्वाधिक औसत आर्द्रता कहाँ है, तो वो है सुपौल में। सुपौल में जो है सर्वाधिक औसत जो है ह्यूमिडिटी है, एवरेज ह्यूमिडिटी। और भौगोलिक परिदृश्य देखते हैं। तो भौगोलिक परिदृश्य में क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश यानी लैटिट्यूड इतना है 24 20 10 27 31 15 के मध्य। और देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूडनल जो है एक्सटेंट कितना है, तो वो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो है इसका है 83 19 50 से 88 17 40 के मध्य। क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, तो 94,163 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, नॉर्थ टू साउथ जो है इसकी दूरी कितनी है, तो 345 किलोमीटर। के बाद जो है से चौड़ाई विड्थ कितनी है, पूरब से पश्चिम मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट जो है, और विड्थ कितनी है, तो 483 किलोमीटर। यानी विड्थ जो है बिहार की ज़्यादा है, रेक्टेंगुलर शेप है बिहार का। शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो शहरी क्षेत्रफल यानी जो है से रूरल अर्बन जो है से एरिया कितना है, तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर यानी 1095.49 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो ग्रामीण क्षेत्रफल बहुत है। रूरल एरिया तो वो कितना है, 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, 2.86% जो है भारत के क्षेत्रफल का हिस्सा है। और भारत की जनसंख्या का 8.6% हिस्सा है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से ऊंचाई जो है 173 फीट है और 53 मीटर या मीटर में 53 मीटर। उसके बाद देखते हैं राजकीय प्रतीक। तो राजकीय प्रतीक क्या है, राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पुष्प यानी फूल गेंदा।
राजकीय पशु बैल 2013 से पूर्व जो है रीछ था, तो 2013 से पहले जो है वो रीछ था राजकीय पशु, अब बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया, पहले नीलकंठ था अब गौरैया है, स्पैरो। राजकीय भाषा हिंदी, पहला जो है हिंदी है। उसके बाद द्वितीय राजकीय भाषा जो है वो उर्दू है, इसको 1984 में शामिल किया गया था। उसके बाद राजकीय मछली कौन सा है, तो राजकीय मछली है मांगुर। राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष जो है राजकीय चिन्ह है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जनसंख्या, तो जनसंख्या है 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या कितना है, तो 10,40,99,452। देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है, 10,40,99,452। अनुसूचित जाति कितनी है, तो अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट कितना है, तो इतना 15.9% है। अनुसूचित जाति जो है 1,65,67,325 जो है अनुसूचित जाति है। और जनसंख्या घनत्व कितना है, तो डेंसिटी कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो 1106 वर्ग किलोमीटर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके बाद देखते हैं साक्षरता दर, तो यानी लिटरेसी रेट कितना है, तो 61.8% है। पुरुष का कितना है, मेल का लिटरेसी 71.2%, और महिला का जो है वीमेन का कितना है 51.5% जो है महिला का लिटरेसी है। उसके बाद दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो दशकीय वृद्धि दर है 25.42% जो है दशकीय वृद्धि दर है। और अनुसूचित जनजाति कितनी है, शेड्यूल ट्राइब, तो शेड्यूल ट्राइब जो है वो है आपको 13,36,573 यानी 1.3% जो है अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब है। लिंग अनुपात कितना है, सेक्स रेशियो, तो 918 जो है सेक्स रेशियो है। और शिशु लिंग अनुपात कितना है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो 935। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं, तो वो हैं 26। जन्म दर कितना है, तो 30.9 प्रति हजार जन्म दर है। अब मृत्यु दर कितना है, तो 7.9 प्रति हजार जो है मृत्यु दर है। मातृत्व मृत्यु दर है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, तो 331 प्रति 1 लाख जीवित शिशु पर 331 जो है से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मातृत्व मृत्यु दर है। उसके बाद देखते हैं जनसंख्या 2011। स्वार्थिक जनसंख्या कहाँ की है, तो पटना की। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है, तो वह है शेखपुरा की। स्वार्थिक अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ, शेड्यूल्ड कास्ट कहाँ है, तो गया में 30.4%। और न्यूनतम अनुसूचित जाति तो सबसे कम जो है शेड्यूल्ड कास्ट कहाँ है, तो वह किशनगंज 6.7%। स्वार्थिक जनसंख्या घनत्व तो मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ है, पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर में है, कितना है, तो 1880। और जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, तो कैमूर में है, कितना है, 488। स्वार्थिक पुरुष साक्षरता दर तो सबसे ज़्यादा जो है से मेल लिटरेसी रेट कहाँ है, तो रोहतास में है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर तो कम मेल लिटरेसी कहाँ है, सबसे कम पूर्णिया में है। स्वार्थिक महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी कहाँ है, तो वो है रोहतास में। न्यूनतम महिला साक्षरता दर सबसे कम जो है से फीमेल लिटरेसी कहाँ है, तो वो है आपको सहरसा में। स्वार्थिक दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो मधेपुरा में है, 31.12%। उसके बाद न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कहाँ है, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किस कहाँ है, तो गोपालगंज में है, 19.02%। स्वार्थिक लिंग अनुपात कहाँ है, तो गोपालगंज में है, 10:21 जो है स्वार्थिक लिंग अनुपात है। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो गोपालगंज में है, 10:21 है। न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ है, तो सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ है, सबसे कम सेक्स रेशियो तो मुंगेर में है, और कितना है, तो 876। स्वार्थिक नगरीकरण कितना है, तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ है, तो पटना में है, कितना है, तो 43.1% जो है अर्बनाइजेशन है पटना में। न्यूनतम नगरीकरण कहाँ है, तो सबसे कम जो है अर्बनाइजेशन कहाँ है, तो वो है समस्तीपुर में, कितना है, तो सबसे 3.46% जो सबसे कम समस्तीपुर में अर्बनाइजेशन है। उसके बाद स्वार्थिक अनुसूचित जनजाति तो स्वार्थिक जो है सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है, कितना है, तो 6.35%। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ है, तो शिवहर में है, 0.05%। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रशासनिक परिदृश्य, तो प्रशासनिक परिदृश्य देखते हैं। तो कुल जिले कितने हैं, तो 38 है। सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पश्चिमी चंपारण है क्षेत्रफल के अनुसार, और पटना जो है वो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा है। उसके बाद सबसे छोटा जिला शिवहर है, क्षेत्रफल के अनुसार शिवहर सबसे छोटा जिला है, और शेखपुरा जो है वो जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला है। उसके बाद है प्रमंडल, प्रमंडल कितना है, तो 9 है। कौन कौन प्रमंडल है, 9, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर, 9 प्रमंडल है। अनुमंडल कितना है, तो 101 है। सामुदायिक विकास खंड कितना है, तो 534 है।
राजसौ गांव कितना है, तो रेवेन्यू विलेज कितना है, तो 45,103 है रेवेन्यू विलेज। उसके बाद पुलिस जिले कितने हैं, तो पुलिस जिले 44 हैं, सिविल जिसमें 40 और रेलवे जो है वो 4 है। अब देखते हैं सीमाएं, तो किस किस से जो है से बाउंड्रीज शेयर करता है ये, तो उत्तर में नेपाल है। सीमावर्ती जिले नेपाल से कितने हैं, कितने जो है से नेपाल से जो है से बॉर्डरिंग जिले हैं, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो 7 हैं। कौन कौन है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण। उसके बाद नेक्स्ट है पश्चिमी में उत्तर प्रदेश पश्चिम में है। सीमावर्ती जिले कितने हैं, तो 8 हैं। तो कौन कौन है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिम चंपारण। तो 8 जिले उत्तर प्रदेश से करते हैं साझा सीमा। उसके बाद पूर्व में कौन है, तो पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से कितने हैं, तो 3, कटिहार, पूर्णिया तथा किशनगंज। उसके बाद दक्षिण में कौन है, तो झारखंड, तो झारखंड से कितने हैं, तो 8, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर तथा कटिहार। तो 8 जिले जो हैं झारखंड से, 8 उत्तर प्रदेश से, 7 नेपाल से और 3 बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। उसके बाद है सिंचाई, तो सिंचाई में देखते हैं तो सबसे बड़ी नदी कौन है, तो गंगा है। उसके बाद कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 57% कृषि क्षेत्र है। उसके बाद सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है, तो गंडक परियोजना जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। कुल सिंचाई में भाग प्रतिशत के हिसाब से कितना है, तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा सिंचाई में भाग देता है, किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो नलकूप जो है वो 63.9% है नलकूप का, ट्यूबवेल का। और नहर का कितना है, तो 30.6% है इसका कंट्रीब्यूशन नहर का। और तालाब व अन्य क्षेत्र का कितना है, तो वो है 5.5% है, सबसे ज़्यादा नलकूप का है। उसके बाद लोकसत्ता, तो लोकसत्ता देखते हैं कुल सीटें कितनी हैं लोकसभा में, तो वो है 40। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो 6 है। कौन कौन सीट आरक्षित है, रिजर्व है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। उसके बाद देखते हैं कुल सीटें जो है से राज्यसभा में कितनी है, तो वो है 16, राज्यसभा 16 सीट है। उसके बाद जो है से स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन देखते हैं जिला परिषद 38 है, पंचायत समिति 534 है, ग्राम पंचायत जो है 8406 है। नगर निगम कितना है, 18। कौन कौन नगर निगम है, पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम एवं सहरसा। तो कितना है, 18 नगर निगम। उसके बाद देखते हैं राज्य विधायिका, तो राज्य विधायिका में क्या है, तो विधान सत्ता। तो देखते हैं तो विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं, तो वो है 243। अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितना है, तो 38 रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित, तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितना है, तो 2 है, कटोरिया व मनिहारी। उसके बाद नेक्स्ट है कि विधान परिषद में कुल की सीट कितना है, 75 है। विधान परिषद में जो है 75 सीट जो है कुल जो है से इसमें ये है टोटल सीट है। उसके बाद देखते हैं कि प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन 31 अक्टूबर 1939 को हुआ था, प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन। उसके बाद बिहार के नामांकन का कारण बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम जो है बिहार पड़ गया। बिहार के ज्यामितीय आकृति है, आयताकार है, तो बिहार का जो शेप है वो आयताकार है, रेक्टेंगुलर शेप है। बिहार से झारखंड पृथक किया गया, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से पृथक किया गया, अलग किया गया 40% भूभाग के साथ। उसके बाद परीक्षा दृष्टि से देखते हैं बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 729 किलोमीटर है, उसको तराई क्षेत्र कहते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, 5947.84 किलोमीटर जो है बिहार में राष्ट्रीय नेशनल हाईवे की लंबाई है। बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन किया गया, तो कब किया गया, 22 मार्च 1912, इसलिए बिहार दिवस मनाए जाते हैं इस दिन। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सबसे पहले राज्यपाल बिहार उड़ीसा के, तो वो थे श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन बना, तो कब जो है बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन बना, तो 1920 में। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई, तो कब हुई थी प्रथम सरकार जो है कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में गठित, तो 20 जुलाई 1937 को। विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो 22 जुलाई 1937 को। 20 जुलाई को गठन हुआ, 22 जुलाई को पहला अधिवेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे है बिहार प्रशासनिक मानचित्र, तो जो है से यहाँ पे मानचित्र दिया गया है, जैसे कि देख लेते हैं हम लोग, सबसे शुरू से देखते हैं। तो सबसे पश्चिमी चंपारण का क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। उसके बाद पूर्वी चंपारण है, उसका शिवहर का क्या है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला।
उसके बाद यहाँ मधेपुरा, मधेपुरा का क्या है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मधेपुरा। उसके बाद सहरसा, न्यूनतम महिला साक्षरता जिला सहरसा है। उसके बाद पूर्णिया, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है, तो पूर्णिया है। उसके बाद मुंगेर, तो न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला मुंगेर। शेखपुरा, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। रोहतास, सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है। उसके बाद भभुआ, कैमूर क्या है, तो न्यूनतम घनत्व वाला जिला, तो सब कम डेंसिटी वाला जिला कैमूर है 488। उसके बाद पटना, पटना का देखते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, कितनी जनसंख्या पटना की, 58,38,465, 58,38,465। सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन महानगर पटना है। तो ये थे कुछ जानकारी जिला के बारे में। अब देखते हैं बिहार का इतिहास एवं संस्कृति। तो देखते हैं बिहार का प्राचीन इतिहास। नेक्स्ट, प्राचीन इतिहास में क्या है, तो प्राग ऐतिहासिक कालीन बिहार, पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मुंगेर, नालंदा, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से। और उसके बाद नवपाषाण युग, नियोलिथिक युग, चिरान सारण, चेचर वैशाली, सेनुअर रोहतास, ताराडीह गया और मनेर पटना से मिले हैं। उसके बाद ताम्र पाषाण युग, चालकोलिथिक एज का कहाँ से मिला है, तो सोनपुर, ताराडीह, सेनुअर, मनेर, चिरांद, चेचर और मांझी, यहाँ से जो है आपको चालकोलिथिक एज का ये मिलेगा, साइट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार स्थित महाजनपद। तो कौन कौन महाजनपद जो है बिहार में स्थित है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो वो था अंग महाजनपद। प्रथम उल्लेख कहाँ है, तो अथर्ववेद में। राजधानी इसकी कहाँ थी, पहले मालिनी थी, अन्य नाम चंपा या चेम्पू इसको कहते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है, तो आधुनिक भागलपुर व मुंगेर की स्थिति। नेक्स्ट है वज्जी संघ। तो वज्जी संघ में क्या है, राजधानी वैशाली, आधुनिक बसाढ़। संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक इसके थे नभाने दृष्टि या नमो दृष्टि भी कहते थे, इनको संस्थापक थे। 8 जनों का संघ वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु जो है इसमें शामिल था वज्जी संघ में। उसके बाद नेक्स्ट है मगध साम्राज्य। तो मगध प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है मगध का, तो अथर्ववेद में। संस्थापक कौन थे इसके, तो वृद्धरथ। प्रारंभिक राजधानी गिरिवराज या राजगीर भी कहते हैं, परवर्ती राजधानी। उसके बाद में कौन सी राजधानी हो गई, तो पाटलिपुत्र। परीक्षा दृष्टि से दिया हुआ है यहाँ पे क्या है, तो पूरा पाषाण कालीन एशलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फूस की झोपड़ियाँ प्राप्त हुई है पैसरा मुंगेर से। तो पूरा पाषाण कालीन जो है संस्कृति के संबंधित उपकरण प्राप्त हुआ है, तो वो पैसरा मुंगेर से हुआ है, पैलियोलिथिक एज का। प्रारंभिक पाषाण काल के कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है जेठियन नालंदा से। प्रारंभिक पाषाण काल की जो कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, जेठियन नालंदा से। उसके बाद नेक्स्ट है जो मगध में वंश आए, तो हरियंक वंश, इसकी स्थापना किसने की, तो बिंबिसार ने। कब, 544 में। और कब तक ये रहे, तो 492 ईस्वी पूर्व तक जो है, ईसा पूर्व तक जो है वो इसके शासक बने रहे। वैवाहिक संबंध बिंबिसार ने किन किन से किया, तो कौशल की राजकुमारी महाकोशला प्रसेनजीत की बहन से, वैशाली की राजकुमारी चेलना चेटक की पुत्री, और मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से। इसके में राजवैद्य कौन था, तो जीवक था। काश्यप संहिता की रचना इसने की, जीवक। उसके बाद उपाधि इसने क्या ली थी बिंबिसार ने, तो श्रेणी का उपाधि जो है, श्रेण्य का उपाधि बिंबिसार ने लिया था। सेना में पहली बार हाथियों का प्रयोग बिंबिसार ने किया था। अंग नरेश ब्रह्मदत्त पर विजय, तो अंग को जो है से जीता था ब्रह्मदत्त को हराकर। उसके बाद नेक्स्ट है अजातशत्रु, इसका बेटा। चंपा 492 से 460 ईसा पूर्व। चंपा का प्रांतपाल। विवाह किससे किया, तो प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से। अन्य नाम क्या था इसका अजातशत्रु का, तो कुनिक था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रथम बौद्ध संगीति इसके शासनकाल में हुई। वैशाली पर इसने विजय किया। कब किया, तो 16 वर्षीय युद्ध के दौरान जो है वैशाली पर विजय किया, और इसी युद्ध में जो है महाशिलाकंटक व रथ मुसल अस्त्र का प्रयोग किया। अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ वस्कार एवं सुनीत थे, और मखलीपुत्र गोसाल की मृत्यु जो है इसी के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है उदयन। तो 460 से जो है 444 ईसा पूर्व तक उदयन बना राजा। पाटलिपुत्र की स्थापना इसने की, पुराना नाम कुसुमपुर। राजधानी का राजगिरह से पाटलिपुत्र स्थानांतरण इसने किया। उत्तराधिकारी कौन कौन हुआ इसके बाद, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक हरियंक वंश का अंतिम शासक कहा माना जाता है। नागदशक था हरियंक वंश का अंतिम शासक, जिसकी हत्या पुष्पपुत्र शुंग ने की।
शिशुनाग ने की। शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश के संस्थापना किसने की? तो शिशुनाग ने। नाग दशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल, संस्थापक शिशुनाग। राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली इसने ट्रांसफर किया था, शिशुनाग ने वैशाली अपनी राजधानी बनाई थी। अवंती, वत्स एवं कौशल का मगध में विलय था। अवंती को जो है शिशुनाग ने ही जीता था, और वत्स को भी और कौशल को भी। उसके बाद इसका बेटा बना काला अशोक। काला अशोक, काकवर्ण भी कहा जाता था इसको, अन्य नाम काकवर्ण। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संधि थी, इसी के शासनकाल में हुई। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के शासनकाल में हुई। अंतिम शासक इसका कौन था? तो नंदी वर्धन। पंचमक भी इसको कहते थे। नंदी वर्धन जो है लास्ट रूलर था शिशुनाग वंश का। उसके बाद नेक्स्ट है कि नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद इसका संस्थापक था। उपाधि इसमें क्या क्या लिए? तो महामद, महामदपति, उग्रसेन, एकराट, भार्गव, सर्वछत्रांतक, अपरो परशुराम, द्वितीय परशुराम एवं कली का अंश, इसने जो उपाधि है इसने ली थी। इसका मंत्री कौन था? तो कल्पक। इसने विजय क्या क्या जीता इसे अपने विजय काल में? तो इक्ष्वाकु, पंचाल, काश्य, कुरु, शूरसेन, वितिहोत्र, कलिंग, है अश्मक। तो कलिंग को जो है इसने जीता था महापद्मानंद ने। कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया, हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका वर्णन है कि कलिंग से जो है जिन की मूर्ति जो है उठाकर लाया था। इसमें कुल शासक कितने हैं? तो 9 जो है कुल शासक आए। तो कौन कौन? उग्रसेन, पांडुग, पांडुगति, भूतपाल, गौविशानक, राष्ट्रपाल, कैवर्थ, दशासिद्धक और घनानंद। उसके बाद जो है घनानंद आया, सिकंदर का समकालीन था। अंतिम शासक घनानंद। अन्य नाम अग्रमीज, अग्रसैन्य, जैंद्रमीज। और सेनापति इसका कौन था? तो भदसाल। मंत्री कौन था? तो शकटाल। और सिकंदर का समकालीन था। उसके बाद जो है मौर्य वंश के बारे में देखते हैं। तो मौर्य वंश, नंद वंश के बाद तो मौर्य वंश, इसके संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसको अन्य नाम से जाना जाता था। कौन? सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस। और उसके बाद इसके मंत्री कौन थे? चाणक्य। मृत्यु कहाँ हुई? तो श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा। राजधानी क्या थी इनकी? पाटलिपुत्र। यूनानी नाम पालीब्रोथा। उसके बाद चंद्रगुप्त सेल्यूकस युद्ध कब हुआ था? चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध 305 ईसा पूर्व में इसका युद्ध हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था? सिंधु नदी के किनारे। परिणाम चंद्रगुप्त की विजय। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह हुआ। उसके बाद सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया। उसके बाद नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वारा सेल्यूकस से प्राप्त क्षेत्र। तो क्या क्या क्षेत्र जो है सेल्यूकस से चंद्रगुप्त को प्राप्त हुआ? एरिया हेरात, अराकोशिया कंधार, जेड्रोशिया मकरान और पिरिपिनिसदाई काबुल। काबुल ये जो एरिया प्राप्त हुआ इसको सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त को। उसके बाद जो है से बिंदुसार इसका बेटा था। 298 से 273 ईसा पूर्व। पिता चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुर्धरा, पत्नी धम्मा, सुभद्रांगी। और उसके बाद जो है सीजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाला प्रथम शासक था। सीजेरियन तकनीक से इसने जन्म लिया था। मंत्री चाणक्य और खलाटक जो है इसके बाद में मंत्री हुए। बिंदुसार के नाम तो क्या क्या नाम था? तो पुराणों के हिसाब से जो है इसका नाम था भद्रसार या बड़ीसार। जैन ग्रंथ के हिसाब से जो इसका नाम था सिंहसेन। यूनानी जो इसको क्या कहते थे? अमित्रचेटस या अमित्रोचेडिज। चीनी इसको क्या बुलाते थे चीन के लोग? बिंदुपाल। और संस्कृत में जो है इसका नाम क्या लिया गया तो वो है अमित्रघात। उसके बाद सबसे महान राजा अशोक, अशोका द ग्रेट। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोका जो है राजा रहे। पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी। माता के अन्य नाम धम्मा और धम्मा पसादिका, जनपद कल्याणी जो है इनके नाम था। पत्नी कौन थी? तो देवी, पद्मावती, कारुवाकी, तिशरक्षिता जो है ये पत्नी थी। पुत्र कौन थे? तो जलौक, महेंद्र, तीवर व कुणाल आदि। पुत्री संगमित्रा, चारुमती। मंत्री राधागुप्त। अशोक के नाम, अशोक के अन्य नाम क्या थे? तो अशोक वर्धन, विष्णु पुराण में इस कहा गया अशोक वर्धन। बुद्ध शाक्य, मस्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य। मगधीराज, भाबरू अभिलेख में क्या नाम से बुलाया गया? मगधीराज। पियादसी राजा, बराबर गुहा लेख में, बराबर केव में जो है पियादसी कहा गया, पियादसी राजा। रान्यो अशोक, कंगन हल्ली में जो है रान्यो अशोक नाम है। उसके बाद देव नाम पियदर्शी, रुमनदई, निगलवा, रूपनाथ व गिरनार में क्या है? देवनाम पियदर्शी। महाराज कुमार,
पनगोरारिया अभिलेख में जो है महाराज कुमार नाम है। उसके बाद अशोक नाम जो है किसमें है तो वो है मस्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडे गोलन लेख में जो है अशोक नाम से पुकारा गया, इसको बताया गया है। अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ मिले हैं तो खोजकर्ता कौन थे तो टी फैंथलर 1750 में जो है इसकी खोज किया था टी फैंथलर ने। सबसे पहले पढ़ा किसने तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में दिल्ली टोपड़ा अभिलेख को सबसे पहले इसने पढ़ा था। अभिलेखों का लेखक कौन था तो चापड़। उसके बाद नेक्स्ट है कौन कौन जो है से इसमें लिखी गई थी ये तो लिपि में तो अरामाइक, लगमान एवं तक्षशिला में ये मिला है। खरोष्टी, सहबाजगढ़ी, मनसेरा में ये मिला है। अशोक के अभिलेखों की लिपि जो है ब्राह्मी, अन्य समस्त स्तंभ एवं गुहालेख। द्विभाषिक कौन है तो सरेकुना अभिलेख, अरमाइक या यूनानी। भाषा क्या थी इसकी जो है से अभिलेखों की भाषा क्या थी तो वो थी प्राकृत। बिहार में कौन कौन अभिलेख, बिहार में स्थित अशोक के अभिलेख तो कौन कौन अभिलेख जो है बिहार में मिले हैं तो लघु शिलालेख जो है वो मिला है सासाराम में। स्तंभ लेख जो है रॉ पिलर एडिक्ट कहाँ मिला है तो लौड़िया नंदनगढ़ में पश्चिमी चंपारण में, लौड़िया एराज पूर्वी चंपारण और रामपुरवा जो है वो पश्चिमी चंपारण में मिला है। उसके बाद गोहा लेख, केव जो है केव इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला है बराबर की पहाड़ी में, गया में। खोजकर्ता कौन थे तो हैरिंगटन जो थे खोजकर्ता थे 1785 ईस्वी में खोजकर्ता थे बराबर की पहाड़ी में। उसके बाद नेक्स्ट अशोक कालीन विदेशी शासक तो विदेशी शासक कौन थे अशोक के काल में एंटियोकस। एंटियोकस जो है उसका भारतीय नाम क्या था अंतियोक, और ये किस देश के शासक थे तो सीरिया के शासक थे एंटियोकस। टॉलमी फिलाडेल्फस, टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ के थे तो वो थे तुर्मे के, भारतीय नाम इसका क्या था तुर्मे, और ये किस देश के थे तो वो थे मिस्र के। उसके बाद नेक्स्ट है एंटीगोनस, तो एंटीगोनस का भारतीय नाम क्या था अंतकिनी, और ये किस देश के शासक थे तो ये थे मकदूनिया के। उसके बाद थे मगस, भारतीय नाम इनका क्या था तो मग था, और ये किस देश के शासक थे तो साइरीन या सीरीन के शासक थे। उसके बाद अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर भारतीय नाम क्या था अलिक सुंदर, और ये किस देश के शासक थे तो एपिरस के शासक थे। नेक्स्ट है मौर्यकालीन प्रांत व राजधानी, तो मौर्यकालीन के कौन कौन प्रांत थी और उसकी राजधानी क्या थी 5 प्रांत थी और राजधानी देखेंगे तो उत्तरापथ, उदिच्छ तो इसकी राजधानी क्या थी तक्षशिला, अवंती तो अवंती की राजधानी थी उज्जैनी या माहिष्मती, दक्षिणापथ तो दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी तो स्वर्णगिरी, प्राची की राजधानी क्या थी तो पाटलिपुत्र, कलिंग की राजधानी थी तोसली। उसके बाद देखते हैं शुंग वंश, तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का राज आया। संस्थापक कौन थे तो पुष्यमित्र शुंग, और 2 अश्वमेध यज्ञ पुरोहित पतंजलि, तो 2 अश्वमेध यज्ञ इसने कराया था और उसके पुरोहित कौन थे तो पतंजलि थे, योग दर्शन जिसने दिया था। धनदेव का अयोध्या अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख जो है ये पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड है। उपाधि इसने क्या ली तो सेनानी, औदभिज, कोसलाधीप की उपाधि ली थी, सेनानी की भी उपाधि ली थी। कुल शासक कितना था इसमें तो 10। अंतिम शासक कौन थे तो देवभूति, और राजधानी क्या थी तो वो थी पाटलिपुत्र। उसके बाद है कनब वंश, तो शुंग वंश के बाद कौन आया वंश तो वो आया कनब। संस्थापक कौन थे तो वसुदेव। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करने के बाद वसुदेव जो है कनब वंश की स्थापना की। अंतिम शासक सुशर्म, ब्राह्मण वंश था। ब्राह्मण वंश कौन कौन था, कुल शासक 4 आए, वसुदेव, नारायण, भूमिमित्र और सुशर्म। परीक्षा दृष्टि से इसमें कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं। बिंदुसार के दरबार में रहने वाला जीवक, भविष्यवक्ता, पिंगलवत्स अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी की। तो पिंगलवत्स ने जो है अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी की थी, और ये जो है से बिंदुसार के दरबार में रहता था। बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मांगी गई वस्तुएं, तो क्या क्या वस्तुएं मांगी थी सीरिया के नरेश से एंटियोकस से, अंगूरी मदिरा, सूखी अंजीर एवं दार्शनिक, तो दार्शनिक इसने नहीं भेजा था। चंद्रगुप्त के साथ श्रवण बेलगोला जाने वाला जैनाचार्य, कौन गया था श्रवण बेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, भद्रबाहु। उसके बाद प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी, तो प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी तो बिंदुसार की। बिंदुसार के प्रमुख पुत्र कौन थे तो सुसीम सबसे बड़ा, अशोक तिस्य सबसे छोटा। उसके बाद नेक्स्ट है कि पाल वंश युगीन बिहार, तो पाल वंश युगीन बिहार, तो संस्थापक गोपाल 750 से 770 ईस्वी तक इसने राज किया। मगध पर अधिकार,
किया? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना इसने की। उदंतपुरी की स्थापना गोपाल ने की। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी। उत्तर पथ स्वामी की उपाधि इसने ली। उत्तरा पथ स्वामी की उपाधि धर्मपाल ने ली। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में की स्थापना की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। सोमपुरी विहार का निर्माण भी जो है धर्मपाल ने करवाया। उसके बाद आए देवपाल। तो देवपाल 810 से 850 ईस्वी। राजधानी मुंगेर। प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर विजय। तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पर जो है इसने विजय प्राप्त की थी। नालंदा में जावा के शासक बालपुत्र देव द्वारा छात्रावास का निर्माण, तो इससे जो है रिक्वेस्ट करके जो बालपुत्र देव ने नालंदा में छात्रावास का निर्माण करवाया था। नालंदा के प्रधानाचार्य आचार्य वीरदेव थे। नालंदा के प्रधानाचार्य जो है कौन थे? वो आचार्य वीरदेव थे इसके शासनकाल में। मगध का उत्तर गुप्त शासक उत्तर गुप्त वंश। तो मगध का जो है सेवर्ती गुप्त वंश कौन था? तो राजधानी इसकी क्या थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। इसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे कृष्णगुप्त। और अभिलेख कहाँ है? तो अपसड अभिलेख से। उसके बाद नेक्स्ट है सेन वंश। तो सेन वंश का संस्थापक कौन थे? तो सामंत सेन जो है संस्थापक थे। स्वार्थिक शक्तिशाली शासक, तो सबसे जो है पावरफुल शासक कौन थे? तो वो थे विजय सेन। विजय नाम में ही विजय है। कर्नाट वंशीय ननिया देव पर विजय। ननिया देव पर विजय जो है इसने प्राप्त किया था विजय सेन ने। ननिया देव जो है कर्नाट वंश के संस्थापक भी थे। भल्लाल सेन दान सागर व अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना। तो भल्लाल सेन दान सागर व अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना इसने की थी विजय सेन ने। उसके बाद अंतिम शासक कौन थे? तो लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो है लास्ट रूलर थे। दरबारी कवि इसके कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि कौन थे? तो लक्ष्मण जयदेव। बख्तियार खिलजी द्वारा पराजित किए गए थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण एरा की स्थापना इसने की थी। उसके बाद मिथिला का कर्नाट वंश। तो मिथिला का कर्नाट वंश ये स्वर्ण युग भी कहा जाता है कर्नाट वंश का शासन को। संस्थापक कौन थे? तो ननिया देव। पाल वंशीय रामपाल का समकालीन थे ये ननिया देव। उपाधि कर्नाट कुलभूषण की उपाधि इसने ली थी ननिया देव ने। राजधानी इसकी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ वर्तमान नेपाल। प्रमुख शासक इसके कौन थे? तो नरसिंह देव। बख्तियार खिलजी को नजराना दिया था इसने, नरसिंह देव ने। बख्तियार खिलजी ने इसी के समय आक्रमण किया था। हरि सिंह देव गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय शासक थे। जब गयासुद्दीन तुगलक ने जो है बंगाल का अभियान किया तो ये शासक थे हरि सिंह देव। पंजी प्रबंध का विकास इसने किया था हरि सिंह देव ने, पंजी प्रबंध का। मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता था इनके शासनकाल को। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह देव। परीक्षा दृष्टि से जो कुछ है महत्वपूर्ण बातें उसको देख लेते हैं। पाल वंश का अंतिम शासक तो रामपाल। कैवर्त विद्रोह के समय शासक था रामपाल। कवि शोड्डल द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी। तो कवि शोड्डल द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि जो दी गई थी वो किनको दी गई थी? तो धर्मपाल जो उत्तरापथ स्वामी की उपाधि ली थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो कवि शोड्डल के द्वारा। उदंतपुरी महाविहारा किस नदी के किनारे स्थित था? तो उदंतपुरी महाविहारा जो है वो किस नदी के किनारे है? तो पंचानन नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में बौद्ध एवं जैन धर्म। तो बिहार में जन्मे जैन तीर्थंकर, कौन कौन तीर्थंकर का जन्म जो है बिहार में हुआ था? 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म बिहार में हुआ। 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य का जन्म बिहार में हुआ। कहाँ हुआ जन्मभूमि? चंपापुरी, भागलपुर के निकट। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ का जन्म जो है बिहार में हुआ। जन्मभूमि कहाँ थी? मिथिला। 20वें तीर्थंकर सुवर्तनाथ का जन्म जो है कहाँ हुआ? राजगिरी में। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ का जन्म कहाँ हुआ? तो वह हुआ मिथिला में। उसके बाद देखते हैं महावीर और बिहार। तो जन्म कहाँ हुआ? वैशाली, बसाड, मुजफ्फरपुर। कैवल्य प्राप्ति रिजुपालिका नदी के तट पर जराम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगिरी में बड़ाकर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर। प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में, प्रथम वर्षावास जो है अस्तिका ग्राम में हुआ। निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ इनको? तो पावापुरी, राजगिरी के समीप पावापुरी में। परीक्षा दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकर को संख्या, तो कौन कौन तीर्थंकर की संख्या जो है बिहार में निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो 2 हुआ था, महावीर पावापुरी में, वसुपूज्य चंपा में। समेध शिखर झारखंड पर निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकर की संख्या कितनी है? तो वो है 20।
जैन संगीतियाँ, तो जैन संगीतियाँ जो हैं तो कौन कौन जैन संगीतियाँ हुई, तो प्रथम जैन संगीति कब हुई, तो वर्ष 310 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे स्थूलभद्र, और ये कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी पाटलिपुत्र में। इसका परिणाम क्या हुआ, तो लुप्त ग्रंथों का संकलन, श्वेतांबर व दिगंबर में जो है से जैन धर्म का विभाजन हो गया। उसके बाद द्वितीय बौद्ध जैन संगीति कहाँ हुई, तो वो हुई थी बल्लभी गुजरात में हुई थी, और ये कब हुई थी, तो 512 AD में ईस्वी में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो देवर्दी क्षमा शर्मन थे इसके अध्यक्ष। परिणाम ग्रंथों का संकलन। उसके बाद नेक्स्ट है बौद्ध संगीति, तो बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, तो वो हुई थी प्रथम आपको राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में, और 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, महाकश्यप। शासक कौन थे इस वक्त, तो अजातशत्रु। प्रमुख कार्य क्या हुआ, तो सूत एवं विनय पिटक का संकलन, सूत एवं विनय पिटक का संकलन हुआ था। द्वितीय संगीति कहाँ हुई, तो वो हुई थी आपको 383 ईसा पूर्व में द्वितीय संगीति हुई थी। स्थान वैशाली, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सुब्बुकामी थे, और शासक कौन थे, तो काला अशोक थे। और प्रमुख कार्य जिसमें क्या हुआ था, तो स्थवीर एवं महासंगिक में इसका विभाजन हो गया था, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, तो आगे है तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो वो हुई थी 247 ईसा पूर्व में, और स्थान इसका क्या था, तो वो था पाटलिपुत्र, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे मोगलीपुत्तिस, और शासक इस समय कौन थे, तो वो थे अशोक। और प्रमुख कार्य इसमें कब क्या हुआ था, तो अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। तो अभिधम पिटक का जो है कंपाइलेशन जो है इसमें तीसरे बौद्ध संगीति में हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि चतुर्थ संगीति, तो चौथा बौद्ध संगीति जो है वो जो है से कब हुआ, कहाँ हुआ, तो स्थान जो है कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर में। और कब हुआ, तो समय पहली शताब्दी ईसा पूर्व से जो है ये हुआ था। और इसके शासक कौन थे, तो वो थे कनिष्क जो है शासक थे कुषाण वंश के। और इसमें प्रमुख कार्य क्या हुआ था, तो हीनयान एवं महायान में विभाजन हो गया था, हीनयान और महायान जो है विभाजन हो गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अश्वघोष। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें, तो बिहार स्थित बौद्ध बिहार महाविहार। तो बिहार में जो है कौन कौन बौद्ध महाविहार स्थित है, तो पहला है कौन, तो कुमराहर महाविहार। तो कुमराहर महाविहार कहाँ अवस्थित है, तो पटना में अवस्थित है। यहीं से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार भी मिला था, राजप्रसाद। उसके बाद है तिलधक महाविहार। तो तिलधक महाविहार कहाँ अवस्थित है, तो वो है नालंदा के समीप तिल्लास गाँव में अवस्थित है ये। उसके बाद नेक्स्ट है जगदल महाविहार। तो जगदल महाविहार कहाँ अवस्थित है, तो गंगा व तोया नदी के संगम पर जगदल गांव बांग्लादेश में अवस्थित है जगदल महाविहार। और ये इसके संस्थापक कौन थे, तो पाल वंशीय शासक रामपाल जो है इस महाविहार के संस्थापक थे। और उसके बाद है लौड़िया नंदनगढ़ महाविहार। तो लौड़िया नंदनगढ़ महाविहार बिहार में है, कहाँ है, तो वो है वर्तमान बेतिया पश्चिमी चंपारण जिले में ये स्थित है। टकसाल के साक्ष्य, तो टकसाल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, टकसाल वो होता है जहाँ, तो टकसाल के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। उसके बाद है श्वेतपुर महाविहार। तो श्वेतपुर महाविहार कहाँ अवस्थित है, तो हाजीपुर के निकट चेचर ग्राम में जो है ये अवस्थित है। और विशाल स्तूप समवथा आनंद का जो है यहाँ स्तूप मिला है। उसके बाद देखते हैं कि बिहार स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय। तो प्राचीन विश्वविद्यालय कौन कौन से थे बिहार में, तो सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय बिहार में है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। और इसके संस्थापक कौन थे, तो कुमार गुप्त प्रथम जो है इसके संस्थापक थे, गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त। उसके बाद 3 पुस्तकालय जो था वो कौन था, तो रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्न रंजन जो है ये पुस्तकालय थे, लाइब्रेरी थे बिहार में। इसके कुलपति कौन थे, तो शीलभद्र हुएनसांग के समय जो है शीलभद्र इसके कुलपति थे। हुएनसांग जब इसमें पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त जो है कुलपति कौन थे, तो शीलभद्र थे। उसके बाद है धर्मपाल कब थे, तो धर्मपाल शीलभद्र से पूर्व थे। राहुल मित्र इत सिंह के समय थे, और राहुल श्रीभद्र जो है अंतिम कुलपति थे। तो इसमें जो कुलपति जो है शीलभद्र जो है उनसे, और बाकी कुलपति कब थे, तो शीलभद्र से पूर्व धर्मपाल थे, और राहुल मित्र जो है इत सिंह के समय थे, और राहुल श्रीभद्र जो है वो अंतिम कुलपति थे इस नालंदा महाविहार के।
उसके बाद है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है इसके संस्थापक हैं गोपाल, पाल वंश के संस्थापक भी हैं ये। और ये अवस्थित कहाँ है, तो वर्तमान बिहार शरीफ में ये अवस्थित है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। और तंत्र विद्या का ये जो है एक केंद्र था, तंत्र विद्या का केंद्र था उदंतपुरी विश्वविद्यालय, बिहार शरीफ में अवस्थित है। उसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसके संस्थापक कौन थे, तो वो थे धर्मपाल, उपाधि विक्रमशील। कोसी एवं गंगा के संगम पर स्थित है, कोसी और गंगा नदी के संगम पर जो है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। और इसमें था जो वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। तो हीनयान, महायान और वज्रयान में जाके बाद में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म। तो उसमें जो वज्रयान संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था वो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और इसके प्रमुख विद्वान कौन थे, तो दीपंकर, श्री ज्ञान अतीश, वैरोचन, रक्षित एवं अभयंकर गुप्त आदि जो है इसके प्रमुख विद्वान थे। अब देखते हैं नेक्स्ट मध्यकालीन बिहार। तो मध्यकालीन बिहार जो है उसमें हम लोग जो है मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन बिहार जो है उसके इसमें देखते हैं कि क्या क्या हुआ इस वक्त। तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण सबसे पहले हुआ 12वीं सदी के अंत में। आक्रमण बख्तियार खिलजी ने किया, नालंदा, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट किया। आक्रमण करने के बाद जो है से उसने बिहार को जब जीता तो इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया। किस स्रोत से जो है इसके बारे में हमको पता लगता है, तो वो लगता है तबाकत नसरी और रियाजुस सलातीन से जो है ये पता लगता है कि यहाँ जो है बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। मृत्यु कैसे हुई थी बख्तियार खिलजी की, तो अली मर्दान नामक सैनिक अधिकारी द्वारा हत्या। अली मर्दान नामक सैनिक अधिकारी ने उसकी हत्या कर दी थी। और बख्तियार खिलजी के समकालीन कॉन्टेम्प्रोरी रूलर कौन थे बिहारी शासक, तो गोविंद पाल मगध, इंद्रधूमन मुंगेर, उत्तर बिहार का कर्नाट वंशीय नरसिंह देव इसने नजराना पेश किया था। तो नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी को नजराना पेश किया था। उसके बाद नेक्स्ट है चेरो राजवंश। तो चेरो राजवंश में जो है से उदय कब हुआ इसका, तो वो हुआ पाल वंश के पतन के बाद जो है चेरो राजवंश का उदय हुआ। चेरो राज्यों के 4 भाग, कौन कौन 4 भाग थे, तो बिहा तिरावन, भोजपुर, चैनपुर, देव, मार्कंडे। और क्षेत्र इसका कौन सा था, तो शाहाबाद, पलामू, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर। और इसके जो है महानतम शासक सबसे जो है से कुशल शासक कौन थे, तो वो थे मेदिनी राय। पलामू की तरफ, पलामू का जो क्षेत्र था उस पर इसका शासन था मेदिनी राय। उसके बाद नेक्स्ट है नुहानी राजवंश। तो नुहानी राजवंश से संस्थापक कौन थे, तो दरिया खान नुहानी। और इसने कब स्थापना की थी इस राजवंश की, तो वो की थी सिकंदर लोदी का प्रशासक था और उसी के समय जो है इन्होंने नुहानी राजवंश की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी का प्रशासक था। और प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, तो बहार खान नुहानी जो है प्रथम स्वतंत्र शासक था इसका नुहानी राजवंश का। और शेर शाह सूरी द्वारा जो है इस राजवंश का अंत कर दिया गया था, शेर शाह सूरी द्वारा अंत हो गया था। उसके बाद है सल्तनत कालीन बिहार। तो सल्तनत काल में जो है बिहार की क्या स्थिति रही, तो 1225 ईस्वी में बिहार पर इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश के टाइम में क्या था, तो 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया इल्तुतमिश ने। बिहार शरीफ, बाढ़ एवं लखनौती पर अधिकार कर लिया। और जो है प्रथम सूबेदार किसको बनाया, तो वो बनाया मलिक अलाउद्दीन जानी को जो है प्रथम सूबेदार बनाया। और जो है इसने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद द्वारा लखनौती के हिसामुद्दीन पर विजय किया। तो हिसामुद्दीन एवज पर जो है इसने विजय किया था, नसरुद्दीन महमूद के द्वारा जो है विजय किया था। और उसके बाद जो है प्रथम सूबेदार बना दिया था किसको, मलिक अलाउद्दीन जानी को। उसके बाद नेक्स्ट है इल्तुतमिश के बाद जो है बलबन। तो बलबन में जो है बलबन के समय क्या हुआ, तो तुगरिल खां का विद्रोह को दबाने हेतु बिहार आया बलबन। तुगरिल खां ने विद्रोह किया था बलबन के खिलाफ, उसको दबाने के लिए जो है वो बिहार आया। बिहार एवं बंगाल का पृथक्करण किया, बिहार और बंगाल का जो है पृथक्करण बलबन ने किया था। उसके बाद खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के समय क्या हुआ, तो बंगाल के शासक रुकनुद्दीन कैकाउस का आधिपत्य, तो बंगाल के शासक रुकनुद्दीन कैकाउस का आधिपत्य हुआ था। और दरभंगा के राजा सक्र सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल पर विजय। तो दरभंगा के राजा थे उस वक्त सक्र सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था शेख मोहम्मद इस्माइल, उस पर जो है दरभंगा के राजा सक्र सिंह ने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद तुगलक वंश। तो तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक जो है तिरुत में टकसाल की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, तुरुत में टकसाल की स्थापना। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, तो जामा मस्जिद दरभंगा में का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और तिरुत में वैरनार वंश की स्थापना हुई थी, इससे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में तिरुत में वैरनार वंश की स्थापना।
उसके बाद है मुगल कालीन बिहार। तो मुगल कालीन बिहार, तो प्रथम मुगल सूबेदार कौन था मुगल कालीन बिहार के वक्त में? तो खान ए खानम मुनीम जो है से मुगल का प्रथम सूबेदार था बिहार में। उसके बाद है अकबर के समय में क्या हुआ? तो हाजीपुर दुर्ग विजय। तो अकबर ने हाजीपुर का जो है से किला जीता था 1574 ईस्वी में। मिथिला विजय कब किया था? तो 1575 ईस्वी में। बिहार को मुगल सूबा घोषित किया 1580 में, जो है से बिहार को मुगल सूबा अकबर ने घोषित कर दिया था। उसके बाद जहांगीर ने क्या किया? तो शहजादा खुर्रम का विद्रोह जो है से जहांगीर ने यहाँ जो है खुर्रम ने विद्रोह करके जहांगीर के समय जो है यहाँ से विद्रोह किया था बिहार से। उसके बाद फर्रुखशियार, तो अजीमाबाद पटना में राज्याभिषेक जो है फर्रुखशियार ने अजीमाबाद पटना में राज्याभिषेक किया था। बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार, तो प्रमुख मुगल सूबेदार कौन कौन बने बिहार में? तो अकबर के काल में कौन बने? तो सुजात खां, मिर्जा अजीब कोका। तो दो जो है से मुख्य सूबेदार बने थे अकबर के काल में, सुजात खां, मिर्जा अजीब कोका। उसके बाद जहांगीर काल में कौन बना था? अफजल खां और शहजादा परवेज़। तो शहजादा जो है प्रिंस बनने वाला पहला जो है ये था परवेज़ था। शाहजहां के काल में कौन बना? तो खान ए आलम और शाइस्ता खां जो है शाहजहां के काल में सूबेदार बना। और औरंगजेब के काल में कौन बना? तो शाहजादा अजीम, और इसी ने पटना का नाम अजीमाबाद दिया था। उसके बाद है शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी बचपन का नाम फरीद था और पिता इसके कौन थे? तो हसन खां, सासाराम के जागीरदार थे ये। और उपाधियाँ क्या क्या ली थी इसने? टाइटल क्या क्या रखा था शेर शाह सूरी ने अपना? तो शेर खां और हजरत आला का टाइटल इसने लिया था। प्रमुख युद्ध, तो चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं के साथ इसने लड़ा था, जिसमें इसको विजय प्राप्त हुई थी। उसके बाद 1540 में बिलग्राम का युद्ध जो है इसने लड़ा था, तो इसमें भी इसको विजय प्राप्त हुई थी और सूर्यवंश की स्थापना इसके बाद कर दी थी। मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में जो है इसका मकबरा है, रोहतास सासाराम में अष्टकोणीय जो मकबरा है ऑक्टागोनल शेप में। उसके बाद है कि बिहार के मध्यकालीन अभिलेख। तो अभिलेख कौन है? बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, बिहार शरीफ अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंचोभ ताम्र पत्र, फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख, शेरशाह का भभुआ अभिलेख, बल्लाल सेन का सनोखर अभिलेख और मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीवन अभिलेख। उसके बाद है यूरोपियों का बिहार आगमन। तो यूरोपियों का जो है बिहार आगमन जो है कब हुआ? तो सबसे पहले कौन आए बिहार? तो वो थे पुर्तगाली सबसे सर्वप्रथम आगमन। व्यापारिक केंद्र हुगली बंगाल में इसका जो है व्यापारिक केंद्र था पुर्तगाली का। और सोरे का व्यापार जो है इसने शुरू किया पुर्तगालियों ने। उसके बाद डच। तो डच जब आए तो प्रथम फैक्ट्री डच ने पटना में स्थापित की। कब? 1632 ईस्वी में डच ने पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित की। उसके बाद सूती वस्त्र, अफीम व नील का निर्यात यहाँ बिहार से वो करते थे डच लोग। उसके बाद अंग्रेज। तो अंग्रेज प्रथम फैक्ट्री पटना में 1620 ईस्वी में अंग्रेज ने प्रथम फैक्ट्री लगाई पटना में। उसके बाद है अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल और पीटर मुंडी जो है से बिहार का यात्रा किया। अंग्रेजी यात्री कौन कौन थे? जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में जो है से गोलघर का निर्माण जो है पटना में किया गया। जॉन गास्टिन इसके ये थे निर्माणकर्ता। प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो थे वो थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट जो है प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, 1865 ईस्वी में ये बने। उसके बाद नेक्स्ट है आधुनिक बिहार का इतिहास। तो आधुनिक बिहार के इतिहास में हम लोग देखते हैं तो प्रमुख विद्रोह कौन है? तो नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह कब हुआ? तो 1770 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में जो है नोनिया विद्रोह हुआ। और किस क्षेत्र में हुआ? तो तिरहुत, हाजीपुर, सारण व पूर्णिया के क्षेत्र में हुआ। कारण इसका क्या था? तो सोडा का व्यापार जो है इसका कारण था। नोनिया समुदाय द्वारा जो है इसका विद्रोह किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है ताम्र विद्रोह। तो ताम्र विद्रोह कब हुआ? 1789 से 1832 ईस्वी में। और क्या क्षेत्र इसका कौन था? तो छोटा नागपुर जो है इसका क्षेत्र था, जो अब झारखंड का इलाका है। उरांव जनजाति द्वारा जो है ये विद्रोह किया गया था। इसका कारण क्या था? तो जमींदारों का विरोध। नेतृत्वकर्ता इसके कौन थे? तो विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे, इसके लीडर थे। उसके बाद नेक्स्ट है बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन जो है से वो शुरू हुआ। तो बहावी आंदोलन जो है से किसने शुरू किया था भारत में? तो भारत में इसके संस्थापक थे सैयद अहमद बरेलवी, रायबरेली उत्तर प्रदेश में। सैयद अहमद बरेलवी जो है बहावी आंदोलन के संस्थापक थे। और प्रवर्तक इसके कौन थे? तो मोहम्मद अब्दुल वहाब जो है अरब में जो है से ये शुरू हुआ था। मोहम्मद अब्दुल वहाब के इसमें उसने शुरू किया था।
उसके बाद प्रमुख नेता कौन थे, तो प्रमुख नेता जो है से कौन थे, तो वो थे विलायत अली खान, इनायत अली शाह, मोहम्मद हुसैन, फरत हुसैन जो है प्रमुख नेता थे बिहार में। और इसका प्रमुख केंद्र कौन था, तो वो था पटना वहाबी आंदोलन का। उसके बाद नेक्स्ट है लोटा विद्रोह। तो लोटा विद्रोह का हुआ 1856 ईस्वी में, स्थान मुजफ्फरपुर जेल। कारण क्या था, जेल में पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देना जो है से इसकी वजह से लोटा विद्रोह कैदियों ने कर दिया था मुजफ्फरपुर जेल में। उसके बाद नेक्स्ट है पहाड़िया विद्रोह। 1772 से 1780 ईस्वी में जो है पहाड़िया विद्रोह वो शुरू हुआ था। स्थान इसका क्या था, संथाल परगना इसका स्थान था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो करिया पुलहर, चेंगरू समरिया आदि जो है इसके लीडर थे। परिणाम क्या था, तो पहाड़िया सरदार प्लस अंग्रेज के बीच समझौता हो गया। अंग्रेज प्रशासक कौन थे इस वक्त, तो अगस्टक क्लीवलैंड जो है, अगस्टक क्लीवलैंड जो है प्रशासक थे यहाँ के। उसका नेक्स्ट ताना भगत। तो ताना भगत आंदोलन कब हुआ, तो 1914 ईस्वी में। स्वतंत्रता तक प्रारंभिक नाम कुरुख धर्म, और नेतृत्वकर्ता इसके कौन थे, तो जतरा भगत जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। जर्मन कैसर बाबा के नाम से भी जाने जाते थे। प्रकृति क्या था, धार्मिक एवं आर्थिक सुधार, गांधीवादी आंदोलन में सम्मेलन इसका हो गया था। उसका नेक्स्ट कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह का हुआ 1831-32 ईस्वी में। क्षेत्र क्या था, तो छोटा नागपुर का क्षेत्र था। कारण क्या था, चावल की शराब हड़िया पर उत्पादन शुल्क, सिंगराई मनकी के अधिकार छीन जाना, दिकुओं द्वारा शोषण। सबसे मुख्य कारण जो होता था वो दिकुओं द्वारा शोषण होता था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो थे बुद्धू भगत और गंगा नारायण जो है इसके लीडर थे। इसका परिणाम क्या निकला, तो परिणाम ये निकला कि विनियमन रेगुलेशन का आरोपण ब्रिटिश प्रशासक कैप्टन थॉमस विल्किंसन किसून साहब जिसको कहते थे, तो विनियम रेगुलेशन जो है वो ये किया गया, बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कब हुआ, तो 1855-56 ईस्वी में। कौन सा क्षेत्र था, दामिने को, भागलपुर की पहाड़ी जो है से राजनगर की पहाड़ी जो है उसके क्षेत्र में था दामिने को। और कारण क्या था, तो दिकुओं द्वारा शोषण। दिकुओं इसको कहते थे जो बाहर से आते थे, उसको जो आदिवासी लोग दिकू कहते थे। और नेतृत्वकर्ता इसमें कौन थे, तो सिद्धू, कानू, चांद तथा भैरव चारों भाई जो हैं इसके लीडर थे। उसके बाद प्रमुख अंग्रेज प्रशासक इस टाइम कौन था, तो वो था कैप्टन अलेक्जेंडर। परिणाम क्या हुआ, तो दामने को का नाम परिवर्तन, नया नाम संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम भी पारित किया गया 1860 में। उसके बाद बिहार में 1857 की क्रांति। तो 57 की क्रांति कब हुई बिहार में, तो रोहिणी विद्रोह, रोहिणी में सबसे पहले शुरू हुआ। देवधर जिला वर्तमान झारखंड का रोहिणी ग्राम में कब हुआ, तो 12 जून 1857 को सेना की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया था। अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो विलियम, पटना के कमिश्नर, मेजर जनरल लॉयड, दानापुर सैन्य मुख्यालय प्रमुख। पटना में विद्रोह कब हुआ, तो पटना में विद्रोह हुआ 3 जुलाई 1857 को। अंग्रेज अधिकारी उस टाइम कौन थे, तो टेलर जो थे कमिश्नर थे पटना के। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो पीर अली जो थे वो नेतृत्वकर्ता थे, पुस्तक विक्रेता थे। और 7 जुलाई को जो है पीर अली को फांसी दे दिया गया था। कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जगदीशपुर के जमींदार थे। प्रमुख विजय, इन्होंने कौन कौन जगह विजय प्राप्त की, तो शाहाबाद, आरा, आजमगढ़। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 26 अप्रैल 1858 जगदीशपुर में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। कभी न हारने वाले विद्रोही नेता कहा जाता है इनको। तो मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ, 1899 से 1900 के बीच। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बिरसा मुंडा इसके नेतृत्वकर्ता थे। अन्य नाम इसका क्या था, तो उलगुलन था, महान हलचल था। कारण क्या था, सामूहिक खेती, खुटकट्टी की परंपरा का दिकुओं द्वारा अतिक्रमण था। खुटकट्टी परंपरा का जो है उसका अतिक्रमण के लिए जो है ये विद्रोह शुरू हुआ था। सैलर कैप पहाड़ी पर अंग्रेजों से पराजय हो गया था। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता था। नेक्स्ट है बिहार में किसान आंदोलन। तो बिहार में किसान आंदोलन कब हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। नेता महात्मा गांधी। कारण तिनकठिया प्रथा का विरोध के कारण जो है से किसान विद्रोह ये हुआ था चंपारण में। तिनकठिया राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था बिहार। किसान सभा 1922-23 में। तो कहाँ हुआ, स्थान मुंगेर। अध्यक्ष कौन थे, तो शाह मोहम्मद जुबैर। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह व सिद्धेश्वरी चौधरी जो है इसके उपाध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे, तो नंद कुमार सिंह जो है सचिव थे। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में इसकी स्थापना की गई। स्थान कौन था, तो सोनपुर मेला के में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन थे इसके पहले, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह जो है सचिव थे।
उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन, तो पहला सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ, तो प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, तो सोनपुर में हुआ, स्थान सोनपुर, अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती, वर्ष 1929। द्वितीय सम्मेलन, तो द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ, वर्ष 1934 में हुआ, स्थान गया था, और अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन जो है इसके अध्यक्ष थे। तृतीय सम्मेलन, तो तृतीय सम्मेलन कब हुआ, तो वर्ष 1935 में, स्थान हाजीपुर में, और अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। पहला 1929, दूसरा 1934, तीसरा 1935। पहले में स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष, दूसरे में पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष, तीसरे में स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष, दूसरा गया में और तीसरा जो है हाजीपुर में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी, तो क्रांतिकारी लोग कौन थे बिहार में, तो वो थे बाबाजी ठाकुर दास। बाबाजी ठाकुर दास थे, तो ये इन्होंने क्या स्थापना की थी, तो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो बाबाजी ठाकुर दास, 1906-1907 ईस्वी में। और दी मदरलैंड समाचार पत्र के प्रकाशन भी यहाँ से हुआ था। उसके बाद है सचिंद्र नाथ सान्याल, तो सचिंद्र नाथ सान्याल जो है पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना इन्होंने की। अनुशीलन समिति की जो है पटना में स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की 1913 में। अब बनारस षड्यंत्र के तहत काला पानी बंदी जीवन पुस्तक का लेखन जो है इनको काला पानी की सजा दे दी गई थी बनारस षड्यंत्र केस के तहत, और बंदी जीवन पुस्तक के जो है लेखक जो है सचिंद्र नाथ सान्याल ने वहाँ किया था। उसके बाद बंकिम चंद्र मित्र, तो बंकिम चंद्र मित्र क्या थे, तो अनुशीलन समिति पटना शाखा के स्थापना में सहयोग दिया था इन्होंने, बंकिम चंद्र मित्र ने। और लिबर्टी ऑफ लेट्स वितरण, तो इसकी जो है स्थापना 1915 में उन्होंने की थी। सहयोगी कौन थे, तो टीके घोष, अखिल चंद्र दास गुप्ता, बिहार नेशनल कॉलेज से जो थे अखिल चंद्र दास गुप्ता जो है इसके सहयोगी थे, और टीके घोष। उसके बाद नेक्स्ट है बैकुंठ शुक्ल, तो बैकुंठ शुक्ल जो है आपको हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां के कारण जाने जाते थे। और फणींद्र नाथ घोष लाहौर षड्यंत्र के गवाह में की बेतिया में हत्या इन्होंने कर दी थी। तो बैकुंठ शुक्ल ने जो है फणींद्र नाथ घोष जो है लाहौर षड्यंत्र के गवाह बन गए थे, उसकी हत्या जो है इन्होंने की थी, और मोतिहारी जेल में जो है इनको फांसी दे दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड, तो कब हुआ मुजफ्फरपुर बम कांड, 30 अप्रैल 1908 को जो है ये बम कांड हुआ। अभियुक्त कौन कौन थे इसमें, तो खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी जो है अभियुक्त थे। लक्ष्य क्या था, तो अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का लक्ष्य था। मृत्यु किसकी हुई, तो अंग्रेज वकील कैनेडी की पत्नी व पुत्री की जो है मृत्यु हो गई इसमें, वो बच गए जज और ये दोनों मर गए। परिणाम प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिया। खुदीराम बोस को जो है से फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस को फांसी जो है दे दी गई थी 1908 में, 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम बोस के वकील कौन थे उसमें तो बचाने के लिए, तो वो थे कालिदास बसु। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार में होम रूल लीग, तो बिहार में होम रूल लीग बांकीपुर पटना में स्थापना 16 दिसंबर 1916 को जो है किया था। इसमें होम रूल लीग की स्थापना बिहार में मजहरुल हक जो थे इसके अध्यक्ष थे, और इसकी शाखा कहाँ थी, तो मुजफ्फरपुर में शाखा थी। संस्थापक कौन थे मुजफ्फरपुर के शाखा के, तो वो थे जनकधारी प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी, तो महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को आमंत्रण कब किया गया था, इनको आमंत्रण तो लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 1916 ईस्वी में इनको आमंत्रण किया गया था। प्रमुख आंदोलनकारी कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, बृज किशोर प्रसाद और शंभू शरण जो थे प्रमुख आंदोलनकारी थे, जेबी कृपलानी। उसके बाद चंपारण एग्रीगेरियन समिति जो है इसका गठन किया गया और 1917 में, और इसके जो गठनकर्ता थे वो थे कौन थे, एडवर्ड अल्बर्ट गेट, उपराज्यपाल बिहार के उस वक्त थे, और इसके जो अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अफजी सलाई। और इसमें जो है से चंपारण एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे, तो गांधी जी, सदस्य कौन कौन थे, तो गांधी जी, एलसी अदामी, कीर्त्यानंद सिंह, डीजे रीड व जी रैनी जो है इसके सदस्य थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का क्या रहा, तो गांधी जी का पटना आगमन 10 अप्रैल 1917 मजहरुल हक व बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से उन्होंने भेंट की। मजहरुल हक से भेंट की और बगान मालिक संघ के जो सचिव थे जेम्स विल्सन उनसे भेंट की। 10 अप्रैल को सबसे पहले आए 1917 में। मोतिहारी आगमन कब हुआ, तो 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी उनका आगमन हुआ। और बेतिया आगमन कब हुआ, तो 22 अप्रैल 1917 हजारीमल धर्मशाला में विश्राम किया उन्होंने, 22 अप्रैल को बेतिया में आए। चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट कब पारित हुआ, तो 1918 में यह एक्ट पारित हो गया था। मोतिहारी का आश्रम का शिलान्यास 24 मई 1918 को मोतिहारी का आश्रम का शिलान्यास उन्होंने किया। नेक्स्ट है बिहार में असहयोग आंदोलन, तो बिहार में असहयोग आंदोलन जो है समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल
किया गया। महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय व बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। कब किया गया बिहार विद्यापीठ और राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन? 6 फरवरी 1921 को। प्रिंस ऑफ वेल्स को पटना आगमन, तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है पटना में पधारे। कब पधारे? तो 22 दिसंबर 1921 को जो है पटना आया और इस दिन जो है पूरा पटना को हड़ताल कर दिया गया था, बिहार में हड़ताल हो गया था। प्रमुख नेता कौन थे असहयोग आंदोलन में बिहार से? तो मोहम्मद जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर से, गुलाम इमाम पटना, गोरख प्रसाद मोतिहारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद आदि जो है प्रमुख नेता थे। बिहार स्वराज दल, तो स्वराज दल की स्थापना 1923 का गठन, अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे। तो स्वराज दल की गठन कब हुआ बिहार में? तो 1923, और भारत में जो है 1927 में हुआ। और उसके अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास थे और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ का गठन कब हुआ? इमारत शरिया का तो गठन में उसके संस्थापक कौन थे? तो मौलाना सज्जाद जो हैं इसके संस्थापक थे। कांग्रेस का गया अधिवेशन, तो कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ? 1922 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और पहला अधिवेशन 1912 बांकीपुर पटना में RN मधुलकर जो है उसके अध्यक्ष थे। स्वराज दल का गठन हुआ। शाहबाद से नशाबंदी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। शाहबाद से नशाबंदी आंदोलन का भी प्रारंभ यहाँ हुआ था असहयोग आंदोलन के समय। उसके बाद है बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार, तो बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। साइमन कमीशन जब आया था भारत में 1928 में। लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर 1 नवंबर 1927 को जो है लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए हुआ। लीडर मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता कौन थे? तो लीडर मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया था बिहार के नेता, साइन किया था तो अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा एवं इस्माइल खान जो है इस पर साइन किया था। अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय सभा बुलाई गई जिसमें यह कहा गया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा। आयोग के सदस्य का पटना आगमन, तो पटना कब पहुंचा आयोग? तो वो पहुंचा 12 दिसंबर 1928 को जो है पटना पहुंचा आयोग। आयोग का स्वागत महाराजा डुमराव द्वारा जो है आयोग का स्वागत किया गया था। उसके बाद है बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिहार में, उस पर देखते हैं। तो गांधी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी कौन थे? तो गांधी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी एक थे जो उस टाइम गांधी जी के साथ थे 78 अनुयायियों में, तो गिरिवरधारी चौधरी जो है, गिरिवरधारी चौधरी कारो बाबू के नाम से जाने जाते थे, ये जो है से उसमें शामिल थे। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना मई 1930 में की गई। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना। सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया। सारण व चंपारण में से नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। सारण और चंपारण में जो है से नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। प्रमुख नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी, JB कृपलानी मोतिहारी, विपिन बिहारी वर्मा सारण व चंपारण। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन बिहार में प्रारंभ 53वां अधिवेशन था रामगढ़ अधिवेशन। और अध्यक्ष कौन थे इसके? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है अध्यक्ष थे। उसके बाद 5 साल लगातार रह गए थे। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के प्रथम सत्याग्रही थे। और भारत में कौन थे? तो विनोबा भावे। बिहार के व्यक्तिगत द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। और भारत में कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था कहाँ? गया में। और अनुग्रह नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया पटना में। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन, तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद की भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ 9 अगस्त को, तो राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी ही 9 अगस्त को ही उनकी गिरफ्तारी हो गई, 9 अगस्त 1942 को। और गिरफ्तारकर्ता कौन थे? WG आर्चर जिला अधिकारी थे पटना के। जेल बांकीपुर जेल में इनको गिरफ्तार कर दिया गया था। उसके बाद महाधिवक्ता बलदेव शाह द्वारा त्याग पत्र दे दिया था। ये महाधिवक्ता थे बलदेव शाह, उन्होंने त्याग दे दिया, रिजिग्नेशन दे दिया था। जयप्रकाश नारायण द्वारा आजाद दस्ते का गठन राजविलास जंगल नेपाल में जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है आजाद दस्ते का गठन इस दौरान किया गया था। छात्रों द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन अंजुमन इस्लामिया हॉल में जो है कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन किया था छात्रों ने अंजुमन इस्लामिया हॉल में। महिला चरखा क्लब का स्थापना किया। कदम कुआं पटना द्वारा जुलूस निकाला गया। और अध्यक्षता इसकी कौन की थी? तो श्रीमती भगवती देवी, राजेंद्र प्रसाद की बहन थी श्रीमती भगवती देवी महिला चरखा क्लब में। और जयप्रकाश नारायण द्वारा ध्रुव दल की स्थापना भी जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी, ध्रुव दल की स्थापना। पटना सचिवालय गोलीकांड, तो पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को। अभियुक्त कौन थे? तो WG आर्चर जो है जिलाधिकारी पटना के, उसने जो है से ये कहा था गोली चलाने के लिए। और 7 छात्रों की जो है इसमें मृत्यु हो गई थी झंडा फहराने के क्रम में। पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद कौन कौन शहीद हुए उसको देख लेते हैं हम। तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा नरेंद्रपुर सारण से थे, ये उमाकांत प्रसाद सिन्हा। राजेंद्र सिंह बनवारी चक सारण से थे। जगपति कुमार खराड़ी औरंगाबाद से थे। सतीश प्रसाद झा खरहरा भागलपुर से थे। उसके बाद राम गोविंद सिंह दशरथ पटना से थे।
देवीपद चौधरी सिलहट जमालपुर से थे, रामानंद सिंह शहादत नगर पटना से थे। उसके बाद देखते हैं परीक्षा दृष्टि से कुछ बातें। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। कब हुआ? 2 जनवरी 1946 को ये हुआ था प्रांतीय सरकार का गठन बिहार में श्री कृष्ण के सिंह के नेतृत्व में। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 के संस्थापक सचिव थे श्री कृष्ण सिंह थे सचिव। राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम था मुरली बरहड़वा। राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम क्या था? मुरली बरहड़वा। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार की लोक संस्कृति। तो लोक संस्कृति प्रमुख त्यौहार देखते हैं उसमें तो क्या क्या है। तो छठ पूजा बिहार के सबसे लोकप्रिय त्यौहार है, सूर्य देव एवं देवी उषा को समर्पित है। वर्ष में 2 बार चैत्र माह मार्च अप्रैल और कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर में ये मनाया जाता है। उसके बाद त्रिदिवसीय त्यौहार है ये। सामा चकवा भाई बहन को समर्पित है सामा चकवा, और क्षेत्र कौन सा है? तो मिथिलांचल का क्षेत्र में ये मनाया जाता है। समय कब होता है? तो नवंबर महीने में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी में क्या होता है? नाग पूजा को समर्पित। समय श्रावण मास की पंचमा। प्रमुख क्षेत्र जो है राजगीर है। उसके बाद है बिहुला त्यौहार। तो बिहुला त्यौहार कब मनाया? परिवार के कल्याण हेतु जो है समर्पित किया जाता है। ये त्यौहार मनाया जाता है, मनसा देवी को समर्पित है। मनसा देवी की पूजा होती है इसमें। और क्षेत्र कौन सा है? तो भागलपुर एवं पूर्वी बिहार में ये मनाया जाता है। उसके बाद है मधुश्रावणी त्यौहार। तो मधुश्रावणी त्यौहार कब होता है? स्वाग की रक्षा हेतु जो है ये त्यौहार मनाया जाता है मधुश्रावणी। समय श्रावण मास और क्षेत्र मिथिलांचल। जितिया जीवित पुत्री का। तो जितिया जीवित पुत्री का जो है कब मनाते हैं? तो संतानों का दीर्घायु हेतु जो है माताओं द्वारा निर्जला व्रत रखा जाता है संतानों के दीर्घायु हेतु द्वारा। गंधर्व जिमूत वाहन की पूजा होती है। त्रिदिवसीय त्यौहार है और समय जो है अश्विन मास यानी सितंबर के महीने में ये होता है। उसके बाद देखते हैं इसमें जो है पटना कलम शैली। तो पटना कलम शैली में जो है से मुख्य विषय क्या होता था? तो दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व व पशु पक्षी चित्रण आदि। और विकास काल इसका क्या था? तो 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य जो है इसका विकास काल था। और मुख्यतः लघु चित्रों का जो है इसमें चित्रांकन होता था। और इसका अन्य नाम क्या है? तो कंपनी शैली और पुरुषों का चित्र जो है शैली भी इसको कहते हैं। इसमें जो है से आपको जो है से तुलिका यानी ब्रश किसका यूज़ करते थे? तो गिलहरी की पूंछ, ऊंट, सुअर या हिरन के बाल तथा कबूतर या चील के पंख का जो है से ब्रश बनाते थे। शैलीगत क्या थी? तो शैलीगत विशेषताएं इसकी क्या थी? तो वो थी कागज पर सीधे ब्रश से ही चित्रकारी की जाती थी। कागज के साथ हाथी दंत व अभ्रक पर भी चित्रण किया जाता था। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता था। नेचुरल कलर का नीला रंग नील से बनाते थे, पीला रंग प्यूरी मिट्टी से बनाते थे, काला रंग जौ की राख से बनाते थे, हरा रंग सेम के पत्ती से बनाते थे। और प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो सेवक राम जो है प्रथम कलाकार थे इसके। हुलास लाल पशु पक्षी के चित्रण में माहिर थे। जयराम दास स्याह कलम के माहिर थे। फकीर चंद, शिवलाल, ईश्वरी प्रसाद वर्मा अंतिम प्रतिनिधि कलाकार जो थे ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे पटना कलम के। और महिला कलाकार जो थी वो थी दक्षो बीबी और सोना बीबी जो है महिला कलाकार थी। उसके बाद नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला। तो मधुबनी चित्रकला के जो है से देखते हैं उसके बारे में। तो अड़िपन चित्र है ये और भित्ति चित्र भी है। अड़िपन चित्र और भित्ति चित्र में इसको बांट दिया गया है। गसोई गोसनी कोबर घर गसोई गोसनी घर की सजावट, कोबर घर की सजावट। इसमें रंग कौन सा है? तो लाल, पीला, हरा जैसे चटक रंग। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? दरभंगा, सहरसा, मधुबनी तथा नेपाल आदि। और प्रमुख चित्रकार कौन है? तो पद्मश्री सीता देवी, पद्मश्री भगवती देवी, पद्मश्री गंगा देवी, पद्मश्री महासुंदरी देवी, भारती दयालु आदि। महिलाओं की इसमें ज़्यादा भूमिका होती थी। मिथिलांचल के प्रसिद्ध लोक कला है। वर्ष 1934 में मधुबनी के तत्कालीन जिलाधिकारी विलियम जी आर्चर द्वारा प्रथमतया निरीक्षण किया गया था। प्रकार क्या है? तो भित्ति चित्र एवं अड़िपन भूमि चित्र से जो है इसके प्रकार है। यहाँ दिया हुआ है गोसाई गोसनी घर की सजावट, ब्राह्मण एवं कास्ट महिलाओं से अधिक प्रचलन, धार्मिक महत्व के चित्र हैं। प्रमुख चित्र कौन है? दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, राधा कृष्ण, सीता राम आदि। शब्द अर्थ अड़िपन रंगोली जैसे चित्र बनाते थे। गोसोई घर या गोसनी घर पूजा स्थान पर। कोवर घर नवविवाहित का कमरा जो है वो उसको कोवर घर कहते थे या विवाह गिरा। कोवर घर के चित्र आप देख सकते हैं यहाँ। मिथिला क्षेत्र के तांत्रिक ज्यामितीय चित्रकला, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, घोंघा बैगनी रंग, गौमूत्र पीला रंग, लाख का कीड़ा महावर रंग, अंगुलिया एवं बांस की कुचियों से चित्रण। कामुक प्रवृत्ति के चित्र होते थे और प्रतीकात्मक महत्व के चित्र होते थे। मछली कमोत्तेजना, सिंह जो है शक्ति को रिप्रेजेंट करता था। केला मांसलता को, बांस वृद्धि आदि को, वंश वृद्धि आदि को रिप्रेजेंट करता था। प्रारंभ में केवल भित्ति चित्र पर, वर्तमान में कपड़े, कागज व कैनवास पर अधिक चित्रण होने लगे।
उसके बाद है मंजूषा चित्रकला। तो बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, तो मंजूषा चित्रकला जो है से क्षेत्र कौन सा है, तो भागलपुर जिला अंग प्रदेश का जिला है। और इसका विषय क्या है, तो बिहुली बिछड़ी के प्रेम कथा का जो है इसमें विषय है। प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो उल्पी झा, चक्रवर्ती देवी एवं निर्मला देवी जो है प्रमुख चित्रकार थे। और इसका जो अन्य नाम क्या है, तो सर्प चित्रकारी, स्नैक पेंटिंग, अंग कला और रेखा चित्र जो है इसकी शैली थी। जाडोपिटिया चित्रकला शैली ये कहाँ था, तो क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के भारत के प्राचीनतम चित्रकलाओं में से एक है। संथाल समाज की लोक कथाएं, प्राकृतिक रंग का जो है इसमें प्रयोग किया जाता। बिहार के प्रमुख लोकगीत जो हैं, बिहार के प्रमुख राग चैता, पूर्वी, नचारी, लगनी एवं फाग राग आदि था। नचारी राग विद्यापति द्वारा प्रारंभ, क्षेत्र मिथिला, विषय भगवान शंकर की प्रार्थना। ये है, उतना जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत देखते हैं हम लोग। तो संस्कार गीत का बच्चों का जन्म, मुंडन व विवाह आदि पर जो कहा जाता है। प्रमुख गीत समुजवनी, कोहबर व सोहर, गाथा गीत, तो ये सब है। पर्वतीय ऋतु गीत जो है इतना नहीं है। बिहार के प्रमुख लोक गायक एवं गायिका शारदा सिंह, माखेलाल, मोतीलाल, ये सब जो है आप देख सकते हैं बाद में, PDF में मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। तो कौन कौन लोक नाट्य परंपरा है, तो विदेशिया जो है बिहार का है और भोजपुर क्षेत्र में ये प्रमुख है। और प्रेरणा स्रोत कौन है, तो भिखारी ठाकुर। प्रारंभ जो है 20वीं सदी में शताब्दी में हुई थी भोजपुर जिले में। भिखारी ठाकुर जो है विदेशिया के। जाट जाति नृत्य मिथिला तथा कोशी क्षेत्र में जो है, उत्तर बिहार में जाट जाति इनका जो है नृत्य होता है, अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डोमकच कहाँ होता है, तो मिथिला के क्षेत्र में। इसका विषय क्या होता है, पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा लोक नृत्य। समा चकवा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक मंचन शैली, परशोत्तर शैली। उसके बाद जुमाड़ी नृत्य, झिझियान नृत्य, कीर्तनिया नृत्य, भकुली बाका, बगुली। तो बिहार में कला संस्कृति से संबंधित प्रमुख संस्थान कौन सा है, तो भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में है। बिहार ललित कला अकादमी पटना में है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर नालंदा में है। बिहार संगीत नाटक अकादमी पटना में है। उसके बाद बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड पटना में है। मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी में है। बिहार के लोक नृत्य प्रमुख लोक नृत्य कौन है, तो घटकोरवा नृत्य, धोबिया नृत्य भोजपुर के क्षेत्र में, झिंझिया नृत्य। उसके बाद कर्मा नृत्य चंपारण, पश्चिम चंपारण के जिले में जो है से ये होता है। बांका एवं पश्चिम चंपारण के। लौंडा नृत्य और बबुआ नृत्य भोजपुर के क्षेत्र में। और उसके बाद झरनी नृत्य, खोलड़ी नृत्य और करिया झूमर नृत्य और पवड़िया नृत्य जो है प्रमुख लोक नृत्य है बिहार। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट है बिहार का भूगोल। बिहार के भूगोल में देखते हैं, ये इसमें पूरा बिहार का भूगोल दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग शेयर कर दिया कीजिए, जो भी सोशल मीडिया ग्रुप में आपसे जुड़े हुए हैं तो वहाँ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो आइए देखते हैं बिहार की भूगार्विक संरचना। बिहार की भूगार्विक संरचना में क्या क्या है, तो पहला क्या है, धारवर क्रम की चट्टान। तो धारवर क्रम की जो चट्टानें हैं तो वो कब इसका निर्माण हुआ, तो निर्माण काल कब है, तो प्री कैम्ब्रियन युग में जो है इसका निर्माण हुआ, प्री कैम्ब्रियन एज में। और इसकी अवस्थिति कहाँ पाई जाती है धारवर क्रम की चट्टानें, तो वो जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ, राजगीर एवं गया में ये पाई जाती है। और इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम एवं अभ्रक आदि के निक्षेप जो है यहाँ भी पाए जाते हैं। उसके बाद है धारवाड़ क्रम की चट्टानी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है विंध्यन चट्टानें। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ है अवस्थित, तो निचला विंध्यन क्रम सेमरी क्रम रोहतास जिला, ऊपरी विंध्यन क्रम रोहतास एवं कैमूर सोनगाठी। तो कैमूर और रोहतास एरिया में जो है ये पाया जाता है। इसका महत्व क्या है, तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर एवं पायराइट निक्षेप, शेरशाह का मकबरा व सारनाथ के स्तूप हेतु प्रयुक्त पत्थर जो है, सारनाथ के स्तूप और शेरशाह के मकबरा में जो है इस पत्थर का चट्टान का उपयोग किया गया है। उसके बाद है टर्शरी चट्टान। तो टर्शरी चट्टानें कहाँ पाई जाती है, अवस्थित पश्चिमी चंपारण, सुमेश्वर पहाड़ी, हिमालयी तराई क्षेत्र
और इसका महत्व क्या है, तो काग्लोमरेट, बालू पत्थर तथा चूना पत्थर के निक्षेप और संभावित तेल भंडार भी यहाँ पाए जाते हैं। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, तो इसकी अवस्थित कहाँ है, तो बिहार का मैदानी क्षेत्र जो है उसमें जो है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और इसका महत्व क्या है, तो टेथिस सागर के अवशेष एवं गंगा व सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित अत्यंत उपजाऊ जो है से इसमें जो है से पाई जाती है। अत्यंत उपजाऊ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार की भू आकृति संरचना। तो संरचना, बिहार की संरचना देखते हैं। तो पहले क्या है, तो सबसे पहले जो है शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र है। शिवालिक का जो है पर्वतीय क्षेत्र है, जो हिमालय का पार्ट है। विस्तार इसका कहाँ कहाँ है, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र का त्रिवेणी नहर से सोमेश्वर श्रेणी का जो है, उसमें जो है शिवालिक के क्षेत्र में जो सोमेश्वर श्रेणी जो है उसका कहाँ जो है से विस्तार है, तो ये सोमेश्वर श्रेणी जो है से पश्चिमी चंपारण के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, उत्तर पश्चिम भाग में। तो विस्तार इसका कहाँ है, तो त्रिवेणी नहर से बिकना ठोड़ी दर्रे के मध्य जो है इसका विस्तार है। अब प्रमुख दर्रे इसमें कौन है, तो बिकना ठोड़ी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा और मरवाद दर्रा जो है इसमें है। उसके बाद बिहार की उत्तरतम श्रेणी जो है ये है। और सर्वोच्च चोटी इसकी कौन है, तो वो है फोर्ट सोमेश्वर फोर्ट। 880, कहीं कहीं 874 मीटर भी आपको मिलेगा। तो 874 मीटर पश्चिमी चंपारण में ये पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कौन है, तो हरहा घाटी। तो हरा घाटी है, शिवालिक इसी का भाग है, तो जलोढ़ मैदान का भाग है ये। और इसका विस्तार कहाँ है, तो सोमेश्वर श्रेणी व रामनगर दून के मध्य है। तो रामनगर दून जो है इन दोनों के सबसे निचला है, सबसे दक्षिण में है यहाँ दून घाटी। उसके बाद नेक्स्ट है रामनगर दून। तो इसका विस्तार शिवालिक के दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग है। अधिकतम ऊंचाई जो है संतपुर के निकट है, इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई संतपुर के निकट है। रामनगर जो दून जो दक्षिणतम बिंदु पॉइंट है, तो उसका संतपुर के निकट 242 मीटर। परीक्षा दृष्टि से कुछ चीज़ें दी गई है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बिहार को मुख्यतः कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है बिहार को। दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमियाँ कहलाती हैं टाल। तो जो दक्षिण बिहार में जो है से जो भूमि होती है, मैदान होती है और जल से जो घिरा होता है उसको टाल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मोर टाल, बढ़िया टाल, मोकामा टाल, सिंघौल टाल। अब देखते हैं मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र में क्या है, गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित कंटूर लाइन द्वारा निर्धारण किया गया है। 2 लाइनों में विभाजित है गंगा नदी। जब चौसा में प्रवेश करती है तो बिहार को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। तो उत्तरी मैदान के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। तो उत्तरी मैदान क्षेत्रफल इसका कितना है, 56,980 वर्ग किलोमीटर। और प्रमुख नदियाँ कौन है, तो कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और महानंदा। और वर्गीकरण इसमें क्या है, तो भाबर या तराई, उसके बाद बांगर, उसके बाद खादर एवं चौड़ मन का जो है इसमें पाया जाता है मिट्टी। उसके बाद नेक्स्ट है विस्तार इसका कहाँ कहाँ है, तो भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, सिवान, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण, मुजफ्फरपुर, जो भी उत्तरी जिले हैं, उत्तर बिहार में जो जिले हैं वो इसमें आता है। और प्रमुख दोआब कौन कौन है इसमें, तो महानंदा कोसी दोआब है, उसके बाद कोसी गंडक दोआब है और गंडक घाघरा दोआब है। 2 नदियों का जो बीच के एरिया को दोआब कहते हैं। उसके बाद दक्षिणी मैदान। तो दक्षिणी मैदान का क्षेत्रफल कम है उत्तरी मैदान से। तो कितना है क्षेत्रफल, 33,670 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख नदियाँ कौन है, तो पुनपुन, क्यूल व गंगा जो है इसमें प्रमुख नदियाँ हैं। इसका विस्तार गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक है। और प्रमुख पहाड़ियाँ गया, राजगीर, खड़गपुर, ब्रावर एवं गिरियक की पहाड़ियाँ जो है इसमें प्रमुख है। वर्गीकरण भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान और अंग का मैदान जो है इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। भोजपुर का मैदान, उसके बाद मगध का मैदान, उसके बाद अंग का मैदान। उसके बाद नेक्स्ट है दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश। तो कौन सा है सीमांत पठारी प्रदेश, तो विंध्यन पर्वत का भाग है। उसके बाद कैमूर का पठार। तो औसत ऊंचाई कितना है, 300 मीटर से 405 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। विस्तार जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहतास बिहार तक इसका जो है विस्तार है। अन्य नाम रोहतास का पठार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद खड़गपुर की पहाड़ी, इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में ये स्थित है। विस्तार जमालपुर से जमुई तक जो है ये पाया जाता है। मुंगेर के क्षेत्र में जमालपुर से जमुई तक जो है इसका विस्तार है। धरावर क्रम की चट्टानें जो है इसमें पाई जाती हैं। परीक्षा दृष्टि से देखते हैं इसमें कुछ चीज़ें। तो विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है मोकामा के क्यूल हरोहर नदी घाटी में। मोकामा के क्यूल हरोहर नदी घाटी में जो है विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है।
उसके बाद बिहार में लगभग 90% मखाने फॉक्स नट का उत्पादन किया जाता है और सबसे ज़्यादा दरभंगा में किया जाता है। उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्र में उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्र में इसका ये किया जाता है। बिहार का प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? तो दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश जो है वो सबसे प्राचीनतम भूखंड है। उसके बाद देखते हैं बिहार की मृदाएं। तो बिहार की मृदाएं कौन कौन सी है? तो बिहार की मृदाएं उत्तर बिहार के मैदान की मृदाएं, दक्षिण बिहार के मैदान की मृदाएं और दक्षिण की पठारी मृदाएं जो है इसमें पाई जाती है सॉइल। तो उत्तर बिहार की मैदानी मृदाएं देखते हैं कौन कौन है। तो उप हिमालय पर्वतीय मृदा अवस्थित सोमेश्वर श्रेणी का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बिहार में जो पाया जाता है। सोमेश्वर अवस्थित जो है उप हिमालय पर्वत पादीय मृदा पीडमोंट सॉइल जो है वो पश्चिम चंपारण वगैरह में सोमेश्वर श्रेणी के क्षेत्र में पाया जाता है। रंग इसका कैसा होता है? गहरा भूरा या पीला। विशेषता जैविक पदार्थों की अधिकता होती है इसमें। और कौन कौन सी फसलें इसमें आती है? तो धान, मक्का तथा जौ जो है इसमें उगाया जाता है। परीक्षा दृष्टि से बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी का विस्तार को कहते हैं भावर क्षेत्र। और बिहार में अभ्रक मूलक मिट्टी प्राप्त होती है नवादा जिले से, जहां अभ्रक की ये पाया जाता है क्वांटिटी, तो वो जो है नवादा जिले से प्राप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट है तराई क्षेत्र की मृदा। तो तराई क्षेत्र किसको कहते हैं? तो अवस्थित उत्तर में बिहार नेपाल सीमा के साथ ही पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक जो है ये तराई का क्षेत्र पाया जाता है, 724 किलोमीटर के लगभग। रंग जो है किसका है? भूरा तथा हल्का पीला होता है। विशेषता अम्लीय प्रकृति होती है और फास्फोरस एवं पोटाश की कमी तथा जैव पदार्थों की अधिकता होती है, मतलब एसिडिक जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है। फसलें कौन कौन सी होती है? धान, पटसन, जौ, सरसों एवं गेहूँ इसमें उगाते हैं। उसके बाद पुरानी जलोढ़ मृदा। तो पुरानी जलोढ़ मृदा कौन कौन है? बांगर अवस्थित गंगा के दक्षिण मैदानी भाग में रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर एवं भागलपुर तक ये अवस्थित है। रंग गाढ़ा भूरा या हल्का काला जो है इसका रंग है। विशेषता चूना एवं पोटास की अधिकता, फास्फोरस, ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की कमी। प्रमुख फसलें इसमें कौन सी उगाई जाती है? गन्ना, मक्का, धान, गेहूँ एवं जूट जो है इसकी प्रमुख फसलें हैं। उसके बाद नवीन जलोढ़ मृदा खादर, जिसको न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं, कोसी क्षेत्र में पूर्णिया और सहरसा तथा दरभंगा और मुजफ्फरपुर से चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग तक ये पाया जाता है। नदी जो है से बाढ़ जहाँ जहाँ आता है वहाँ जो है ये नवीन जलोढ़ मृदा जो है पाई जाती है। गहरा भूरा एवं काला होता है। विशेषता चीका क्ले की अधिकता होती है इसमें। नमी धारण करने की क्षमता होती है, नमी को धारण करने की क्षमता होती है और उर्वरता होती है। बहुत फर्टाइल सॉइल होता है ये। इसमें प्रमुख फसलें कौन है? तो धान, गन्ना, गेहूँ, मक्का एवं दलहन जो है इसकी प्रमुख फसलें हैं। उसके बाद है बलसुंदरी मृदा। तो बलसुंदरी मृदा जो अवस्थित है बांगर के दक्षिण दिशा में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण एवं सारण जिले में जो है बलसुंदरी मृदा जो उत्तर बिहार में आपको पाई जाती है। इसकी जो है इसका जो रंग होता है गहरा भूरा एवं सफ़ेद होता है। विशेषता क्या है? तो चूने की अधिकता, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और कम जो है ये उर्वर होता है, मतलब लेस फर्टाइल होता है और जो है बेसिक होता है नेचर में। प्रमुख फसलें दावन, गेहूं, मक्का, गन्ना, तंबाकू, आम, लीची एवं केला। उसके बाद दक्षिण बिहार की मृदाएं, मैदानी मृदाएं। तो दक्षिण बिहार में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है? कगारी मृदा। तो कगारी मृदा जिसको ओल्ड एलुवियल भी कहते हैं, दक्षिण बिहार की ओल्ड एलुवियल को कहते हैं कगारी मृदा। अवस्थित गंगा के दक्षिण एवं सोन, क्यूल व फल्गु नदियों के किनारे। रंग भूरा। विशेषता चूने की अधिकता होती है इसमें। प्रमुख फसलें सरसों, जौ, दाल, मक्का एवं विभिन्न सब्जियाँ। गंगा से सटे जो होता है उसको 8-10 किलोमीटर की पट्टी पे ये होता है। टाल मृदा कौन है? अवस्थित बक्सर, मुंगेर, पटना एवं भागलपुर जिले। रंग इसका कैसा होता है? धूसर रंग। विशेषता जलमग्न क्षेत्र, दोमट व चीका मृदा की प्रधानता होती है इसमें, कले की प्रधानता होती है। मोटे कण वाली मृदा होती है ये। प्रमुख फसलें रबी फसलें एवं दलहन है। रबी फसलें जो है इसमें पाई जाती है यानी वीट वगैरह जो है। उसके बाद नेक्स्ट है करैल केवाल मृदा। तो करैल केवाल मृदा जो है अवस्थित बक्सर, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, पटना, भागलपुर एवं औरंगाबाद जिले में जो है करैल केवाल मृदा जो है ये पाई जाती है और इसी को जो है से ओल्ड एलुवियल यानी पुरानी जो है जलोढ़ मिट्टी इसको कहते हैं, उसको नहीं जो। उसके बाद रंग जो है पीला व गहरा भूरा होता है इसका। विशेषता क्या है? शेल, बालू एवं कले का मिश्रण है। करैल मृदा क्षारीय केवाल मृदा, अम्लीय, क्षारीय, जल ग्रहण क्षमता और उर्वर होता है। प्रमुख फसलें इसमें कौन है? गेहूं, धान, बाजरा एवं अरहर जो है प्रमुख फसलें हैं। बलथल मृदा तो अवस्थित गंगा के मैदान के दक्षिण सीमा तथा छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमा के मध्य एक संकीर्ण पट्टीनुमा क्षेत्र है। पीलापन के लिए रंग इसका कैसा था? पीलापन के लिए हुए लाल रंग। विशेषता क्या है? तो अम्लीय प्रकृति, कम उर्वरा, लेस फर्टाइल होता है। और प्रमुख फसलें कौन है? आलू, ज्वार, बाजरा एवं अरहर। परीक्षा दृष्टि से देखते हैं इसमें कुछ क्या बातें दी गई हैं। तो बिहार में पीडमोंट स्वयं
मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में। उसके बाद मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में पाई जाने वाली मृदा है नवीन जलोढ़ मृदा यानी न्यू अलुवियल सॉइल। उसके बाद नेक्स्ट है दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा। तो दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा कैसी होती है? तो पहले लाल बलुई मृदा जो होती है, रेड सैंडी सॉइल, अवस्थित कहाँ? तो रोहतास एवं कैमूर जिला में ये आपको पाया जाता है। रंग इसका लाल या पीला होता है। विशेषता इसका बालू की अधिकता, ह्यूमस की मात्रा कम उर्वर ये होती है। प्रमुख फसलें बाजरा, मक्का तथा ज्वार है। लाल बलुई मृदा। उसके बाद लाल व पीली मृदा अवस्थित दक्षिण पूर्व बिहार में पाया जाता है। बांका, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर एवं औरंगाबाद की पठारी क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी जो भाग में जो है दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसका रंग लाल होता है। विशेषता लौह तत्व की अधिकता, कम उर्वर होता है, लौह की वजह से जो है लाल दिखता है। प्रमुख फसलें दलहन एवं मोटे अनाज। परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं, बिहार में अधिक वर्षा के कारण वृहद स्तर पर जूट की कृषि होती है। उत्तर पूर्वी बिहार में दूसरे नंबर पर है बिहार जूट की कृषि में। बिहार के लगभग 90% क्षेत्र पर विस्तृत मृदा है, जलोढ़ मृदा है यानी अलुवियल सॉइल है। धान तथा जूट हेतु उपयुक्त मृदा है खादर मृदा। तो खादर मृदा जो है न्यू अलुवियल। बिहार का दाल का कटोरा कहलाता है, मोकामा टाल जो है बिहार का दाल का कटोरा कहलाता है। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। तो पुराने बिहार के कितने प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ? तो कितना प्रतिशत जमीन लेकर जो झारखंड का गठन हुआ? 45.85%। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो ये कहाँ है? तो मुंगेर जिले में है। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है कछाड़ी मिट्टी या दोमट मिट्टी से। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी से, रिफ्ट वैली से जो है दामोदर नदी जो है ये प्रवाहित होती है। बिहार की नदियां हैं यहाँ पर, तो गंगा नदी सबसे पहले देखेंगे, सबसे मेन नदी है। बिहार में प्रवेश कहाँ करती है गंगा नदी? चौसा, बक्सर जिला में। मध्य बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह करती है और बिहार में इसकी कुल लंबाई है 445 किलोमीटर। बिहार में प्रवाह क्षेत्र है इसका 15,165 वर्ग किलोमीटर जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है। और गंगा नदी सर्वाधिक लंबाई जो है गंगा नदी की वो कहाँ है? तो पटना में है, 99 किलोमीटर। गंगा नदी के किनारे स्थित जिले कितने जिले हैं? तो 12 है। कौन कौन जिले हैं? तो भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय तथा मुंगेर जिला है। उसके बाद उत्तर दिशा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? उत्तर दिशा से सहायक नदियाँ लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है? तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा बागमती नदी है। दक्षिण दिशा से संगम कौन कौन नदी आके मिलती है? राइट ट्रिब्यूटरी कौन सा है? तो सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, क्यूल, फल्गु तथा हरोहर नदी जो है से दक्षिण दिशा से इसकी ट्रिब्यूटरी होती है। उत्तर बिहार की नदियाँ देखते हैं हम कौन कौन है। बिहार तो पहला है गंडक नदी। तो ये प्रवेश बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण में। बिहार में इसकी लंबाई कुल लंबाई कितनी है? 250 किलोमीटर। अन्य नाम काली गंडक, सदानीरा, गंडकी, नारायणी तथा सालीग्रामी है। इसका प्रवाह मार्ग कौन है? तो पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सिवान तथा मुजफ्फरपुर जिला। और संगम कहाँ होता है? तो गंगा नदी में हाजीपुर में जो है इसका संगम होता है। गंगा नदी में हाजीपुर में पहलेजा घाट पे। विशेषता इसका क्या है? उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा ये बनाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो है ये सीमा बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट है घाघरा यानी सरयू नदी जिसको कहते हैं। ये बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कुठनी, सारण जिला में ये प्रवेश करती है। बिहार में लंबाई जो इसकी 83 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग कौन कौन है? सिवान एवं सारण। संगम गंगा नदी में कहाँ आके मिलती है? तो रेविलगंज में जाके ये सारण में जाके मिलती है गंगा नदी में। विशेष इसकी क्या विशेषता है? प्राय मार्ग में परिवर्तन करने में ये भी जानी जाती है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा ये बनाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो है ये सीमा बनाती है। सहायक नदी इसकी कौन है? राप्ती, महाकाली नदी। उसके बाद बूढ़ी गंडक, ये कहाँ से निकलता है? तो चौतरवा, बिशमपुर, पश्चिम चंपारण से निकलता है और इसका लंबाई कितना है? तो 320 किलोमीटर। सहायक नदियाँ कौन है? मसान, बलौर, पंडई, सिकता, तिलवे, तिऊर, धनौती, कोहरा एवं दंदा। गंगा नदी में ये कहाँ पर मिलती है? तो खगड़िया के निकट जो है ये गंगा नदी में मिलती है। विशेषता बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, उत्तर बिहार के तीव्रतम प्रवाह वाली यह नदी है। उसके बाद नेक्स्ट है बागमती। तो इसका उद्गम स्थल बागमती का कहाँ है? तो शिवपुरी श्रेणी, नेपाल से इसका उद्गम स्थल होता है और बिहार में प्रवेश करती है शोरावती ग्राम, ढेग, सीतामढ़ी जिला में। संगम गंगा नदी जो मिलती है तो उस गंगा नदी में न मिलकर ये कोसी नदी में मिलती है। बदला घाट के समीप जो है कोसी नदी में जाके मिल जाती है। बिहार में लंबाई इसकी कितनी है? तो 394 किलोमीटर। सहायक नदियाँ कौन सी है? तो लाल बकैया, छोटी बागमती, सिपड़ी, मनोहर कला।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कोसी नदी, तो अन्य नाम से जाना जाता है क्या इसका, बिहार का अशोक, कौशिकी, सप्त कौशिकी, ऋग्वेद में कौशिकी नाम से जाना जाता है, सप्तकोशी नेपाल में इसको कहते हैं। बिहार में प्रवेश, भीमनगर सुपौल जिला के समीप जो है ये बिहार में प्रवेश करती है। संगम गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है, तो कुर्सेला कटिहार जिला में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ इसकी कौन सी है, तो बागमती, अरुण, तामुर, सुनकोसी, कमला बलान, दूधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती एवं लिखू खोला जो है इसकी सहायक नदियाँ। बिहार में लंबाई इसकी कितनी है, तो लगभग 260 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट है कमला नदी, तो उद्गम स्थल कहाँ है कमला की, तो महाभारत श्रेणी नेपाल में इसका उद्गम है। बिहार में प्रवेश, जयनगर मधुबनी जिला में जो है ये बिहार में प्रवेश करती है। संगम कहाँ है, गंगा नदी से कहाँ जाकर मिलती है, तो बागमती नदी बदलाघाट खगड़िया जिला में। बिहार में लंबाई इसकी कितनी है, तो 120 किलोमीटर। और सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो सोनी, ढौड़ी, बलान व त्रिशूला, मैनावती। और विशेषता इसकी क्या है, तो मिथिलांचल की पवित्र नदी मानी जाती है इसको, कमला नदी को। उसके बाद नेक्स्ट है जो सबसे पूर्वी नदी है बिहार की, महानंदा नदी, दक्षिण उत्तर बिहार में। तो महानंदा नदी, महानदी राम पहाड़ी दार्जिलिंग से ये निकलती है, उद्गम इसका ये है। बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो किशनगंज जिला में प्रवेश करती है। संगम गंगा नदी में कहाँ संगम करती है, तो गोडागाड़ी घाट में जाके संगम करती है, बांग्लादेश में ये। और सहायक नदियाँ इसकी कौन है, तो मेची, बालासोन, कंकाई नागर तथा टेंगान। कुल लंबाई इसकी कितनी है, तो 360 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ। तो दक्षिण बिहार में कौन कौन नदी है, तो सोन नदी बिहार में प्रवेश कहाँ, अमरकंटक से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है रोहतास जिला में। बिहार में लंबाई है 202 किलोमीटर। और संगम गंगा नदी में मनेर पटना के समय भी जो है गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन कौन है, गोपत, रिहंद, बनास, कन्हड़ एवं उत्तरी कोयल जो है इसकी सहायक नदी है। तो नेक्स्ट है पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है पलामू झारखंड, पौसे पुनपुन, पौसे पलामू। बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है, तो गया जिला। बिहार में प्रवाह गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल तथा पटना जिला में ये प्रवाह करती है। संगम कहाँ है, तो गंगा नदी फतुआ में जो है पटना गंगा नदी में आके मिलती है। सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो मादर, बिलड़ो, मरोहर, दरगाह, रामरेखा, बुताबे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो फल्गु नदी का उद्गम कहाँ है, तो लीलाजन, निरंजना व मोहन नदी के संगम से गया बिहार में ये निकलती है। और मुहाना कौन कौन है, पुनपुन नदी, ताल क्षेत्र, शाखाएं धोधर, खुड़ी, लोकायन तथा धनराजी आदि। विशेषता इसकी क्या है, तो इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और पितृपक्ष का दौरान पिंडदान जो है यहाँ किया जाता है गया में। उसके बाद नेक्स्ट है अजय नदी, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो बटपार, जमुई जिला बिहार में इसका उद्गम स्थल है। और बिहार में जो प्रवाह करती है वो कहाँ करती है, जमुई, मुंगेर। और संगम कहाँ, तो भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में इसका संगम है। उसके बाद नेक्स्ट है सकड़ी नदी, उद्गम छोटा नागपुर, पठार। बिहार में प्रवेश गोविंदपुर के निकट नवादा जिला में ये बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवाह नवादा, पटना, गया तथा मुंगेर जिला। संगम गंगा नदी में क्यूल तथा मरोहर के साथ ये संगम करती है। उसके बाद कर्मनाशा नदी जो है उसका उद्गम कैमूर पर्वत बिहार से है। और संगम गंगा नदी चौसा के समीप जो है बक्सर जिला में जो जाके गंगा नदी से मिल जाती है। विशेषता इसकी अशुभ या अपवित्र नदी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच जो है ये भी सीमा रेखा का निर्माण करती है। उसके बाद चानन नदी, तो चानन नदी को अन्य नाम से जाना जाता है पंचानन। उद्गम स्थल इसका कहाँ है, तो छोटा नागपुर का पठार। प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है, तिलैया, पैमार, धरांजे, महाने। आपस में संगम गिरियक नालंदा जिला में ये जाके गिरियक नालंदा जिला में करती है संगम। इसका उद्गम कहाँ, तो गिरडी जिला, क्यूल नदी है। तो क्यूल नदी का जो उद्गम कहाँ है, तो गिरडी जिला झारखंड में है। और सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो बरनर, हरोहर व अंजन। बिहार में प्रवेश करती है तो सतपहाड़ी जमुई जिला में। और संगम कहाँ है, गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय जिला में जो है ये गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। परीक्षा दृष्टि से देखते हैं तो सिकराना नदी को जाना जाता है बूढ़ी गंडक के नाम से। डेहरी बांध स्थित है सोन नदी पर। बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्रतम नदी है बागमती। मेची सहायक नदी है महानंदा की। देवहा और गोगरा अन्य नाम है घाघरा नदी की। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी है बूढ़ी गंडक। लखनदई और कर्नाली नाम से जाने जाने वाली नदी है घाघरा नदी। अब्दुलबाड़ी पुल स्थित है सोन नदी पर। सोन नदी के अन्य नाम है हिरण्यवा एवं सोनभद्र नदी।
उसके बाद है नेक्स्ट बिहार के जलप्रपात, उष्ण कुंड एवं झीलें। तो बिहार में जो है वाटरफॉल है, गीजर और जो है लेक्स वो देखते हैं। तो ककोलत जलप्रपात ये कहाँ है अवस्थित? तो ककोलत पहाड़ी नवादा जिले में है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 150 फीट है। मुख्य प्रपात की ऊंचाई लगभग 80 फीट है। इसकी विशेषता क्या है? तो कोडरमा पठार से उद्गमित 7 जलधाराओं के मिलने से इसका निर्माण होता है। उसके बाद धुआं कुंड एवं मंझार कुंड जलप्रपात, ये कहाँ है अवस्थित? ताराचंडी पहाड़ी रोहतास जिला में अवस्थित है। नदी धोबा, काव और सिको हेतु महत्वपूर्ण स्थल है ये धुआं कुंड एवं मंझार कुंड। उसके बाद है करकटगढ़ जलप्रपात, तो ये कहाँ अवस्थित है? तो कैमूर जिला में है। इस ऊंचाई लगभग इसका कितना है? तो 100 फीट और कैमूर वन अभ्यारण्य का एक भाग है ये। उसके बाद है अन्य जलप्रपात, तिलहर कुंड जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? दुर्गा नदी के समीप, कैमूर जिला में, दुर्गावती नदी के समीप। उसके बाद है जियार कुंड जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? फुलवड़िया नदी, भोजपुर जिला में। उसके बाद है ओखाड़िन कुंड कहाँ अवस्थित है? तो गोपथ नदी, रोहतास जिला में। उसके बाद है देवदारी जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? कर्मनाशा नदी, रोहतास में। खुआड़ीदा नदी असाने पे, जिला रोहतास में अवस्थित है। उसके बाद रकीम कुंड नदी, गाय घाट, रोहतास जिला में। सुवाड़ा नदी, पूर्वी सुवाड़ा, जिला रोहतास में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रमुख उष्ण जलकुंड गर्म जो है जलकुंड कौन कौन से है? गीजर, राजगीर, नालंदा। तो ब्रह्म कुंड बिहार का सर्वाधिक उष्ण सबसे ज़्यादा जो गर्म जलकुंड है वो है ब्रह्म कुंड। उसके बाद राजगीर में कौन कौन है? तो वो है सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड जो है ये आपको राजगीर में पाया जाएगा। मुंगेर में कौन कौन सा जो भी रामायण नाम वाले हैं वो मुंगेर में आपको मिल जाएंगे। लक्ष्मण कुंड मुंगेर का सबसे गर्म जलकुंड है। लक्ष्मीश्वर कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ये पंचतर कुंड, भीम बांध, ऋषि कुंड, ये जो है आपको मिल जाएगा मुंगेर में। उसके बाद गया में कौन है? तो अग्नि कुंड गया में है। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख झीलें, लेक्स जो है बिहार में प्रमुख कौन कौन है? कांवड़ झील अवस्थित मंझौल गांव, बेगूसराय जिला में अवस्थित है ये। एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील ये है। बूढ़ी गंडक के विसर्पण से निर्माण हुआ इसका। जल निमग्न वनस्पतियों हेतु प्रसिद्ध हाइड्रा वेलसिनेरिया व लेपल रॉल्स आदि यहाँ पाए जाते हैं। साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का आश्रय है ये। साइबेरियन पक्षी जो है यहाँ आपको मिल जाएगा। और बिहार का एकमात्र रामसर स्थल ये घोषित है। उसके बाद नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान झील पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित कुशेश्वर स्थान प्रखंड दरभंगा में है। शरद ऋतु 20 वर्ग किलोमीटर जो है और वर्षा ऋतु में जो है 100 वर्ग किलोमीटर की ये हो जाती है। प्रमुख धार्मिक स्थल एवं पक्षी अभ्यारण्य भी ये है। जगतपुर झील कहाँ अवस्थित है? भागलपुर में जगतपुर। क्षेत्रफल वर्षा ऋतु 400 हेक्टेयर और ग्रीष्म ऋतु 50 हेक्टेयर। पक्षियों का संरक्षण स्थल है। घोगाबिल झील अन्य नाम से घोगा झील और घोगा चाप जो है यह है और कहाँ अवस्थित है? तो मनिहारी कटिहार जिला में यह अवस्थित है। क्षेत्रफल इसका कितना है? 5 वर्ग किलोमीटर और जल स्रोत वर्षा या महानंदा नदी से जो है इसमें जल स्रोत मिलता है घोगा झील में। सिमरी बख्तियारपुर झील ये कहाँ अवस्थित है? तो सहरसा जिला में। आकृति घोड़े की नाल जैसी इसकी आकृति है। संगठक झीलें जमुनोरिया, गोबरा, कुमीबा तथा सर्दिया जो है इसकी संगठक है। इसके बाद सिंचाई परियोजना देखते हैं हम लोग। तो सिंचाई क्षमता 2020-21 के अनुसार कुल सिंचाई क्षमता कितनी थी? तो सरम सिंचाई क्षमता कितना था? 117.54 लाख हेक्टेयर और सुरजित सिंचाई क्षमता कितना था? तो 80.991 लाख हेक्टेयर। उसका नेक्स्ट है वृद्ध एवं मध्यम सिंचाई क्षमता जो है लार्ज और मीडियम जो है ये सिंचाई क्षमता की इसमें कहाँ कहाँ है? तो नवीन योजनाएं दुर्गावती जलाशय परियोजना, पश्चिमी कोसी, बाटेश्वर गंगा पंप नहर योजना, चौकन सिंचाई योजना आदि जो है ये है नवीन योजनाएं। और चरम सिंचाई क्षमता कितनी है वृद्ध एवं मध्यम? तो 53.53 लाख हेक्टेयर और सुरजित सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 37.15 लाख हेक्टेयर है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार राज्य की प्रमुख नहर परियोजना। तो बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र में 30.6% योगदान है नहर का। और सकल सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक रोहतास में है, 3.72 लाख। रोहतास में सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई होती है। सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम शिवर में सबसे कम होता है। और नहरों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र रोहतास है 2.8 लाख हेक्टेयर। पश्चिमी चंपारण उसके बाद है, उसके बाद औरंगाबाद है। उसके बाद कोसी नदी परियोजना, फस्ते बांध, यहाँ बांध देख सकते हैं। हनुमान नगर अवरोधक बांध नेपाल।
इसकी नहरें हैं पूर्वी कोसी नहर सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया तथा खगड़िया। पश्चिमी कोसी नहर दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल तथा मधुबनी। छतरा नहर नेपाल का मनोरांग क्षेत्र। उसके बाद है गंडक नदी परियोजना, मुख्य पश्चिमी नहर, लंबाई 200 किलोमीटर, विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल। मुख्य पूर्वी नहर गंडक की, अन्य नाम तिरहुत नहर है, लंबाई इसकी 293 किलोमीटर है, विस्तार कहाँ है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण एवं समस्तीपुर। उसके बाद है सोन नदी परियोजना, तो बिहार का सबसे पुरानी आधुनिक नहर परियोजना 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। उद्गम डेहरी, रोहतास। प्रमुख नहरें इसमें कौन सी है, तो पश्चिमी सोन नहर, डेहरी, सोन नदी का बायां तट। लाभान्वित होने वाले जिले कौन है, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर। उसके बाद है पूर्वी सोन नहर, तो पूर्वी सोन नहर में उद्गम कहाँ से है, तो वारुण, सोन नदी के दाहिने तट, लंबाई 126 किलोमीटर, मुहाना गंगा पटना के निकट। और इसके कौन से जिले जो इससे फायदा होता है, तो औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना। उसके बाद नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर, निर्माण वर्ष 1907, उद्गम गंडक नदी, त्रिवेणी, पश्चिमी चंपारण जिला। लाभान्वित जिले पश्चिमी चंपारण। अन्य सिंचाई परियोजना कौन कौन है, तो चंदन जलाशय परियोजना भागलपुर में है, बधुआ जलाशय योजना भागलपुर मुंगेर से मिलकर है, मूसा खंड सिंचाई योजना कैमूर में है। नेक्स्ट है त्यूर एवं ढाका नहर, तो लाभान्वित जिला त्यूर एवं ढाका नहर का पूर्वी चंपारण। उद्गम ललबकिया एवं त्यूर नदी गंडक की सहायक नदियां हैं। उसके बाद है कमला नहर, कमला नहर का उद्गम कहाँ है, कमला नदी दरभंगा जिले के उत्तर से, लाभान्वित जिला दरभंगा एवं मधुबनी। सकड़ी नहर, निर्माण इसका कब हुआ, वर्ष 1950 में, उद्गम सकड़ी नदी, लाभान्वित जिले गया, नवादा एवं नालंदा। अन्य प्रमुख नहरें कौन कौन है, तो दुर्गावती जलाशय परियोजना दुर्गावती नदी पर, लाभान्वित जिले कैमूर व रोहतास। बरनार परियोजना बरनार नदी पर, लाभान्वित जिले जमुई। उसके बाद है बागमती परियोजना, बागमती नदी जिला सीतामढ़ी, लाभान्वित जिला सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा सीवर। उसके बाद है प्रमुख जल विद्युत परियोजना, तो जल विद्युत परियोजना जो है से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कौन कौन सा है, तो डेहरी रोहतास पे, वरुण औरंगाबाद में, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, कटैया सुपौल में, अगनूर अरवल में, नसरी रोहतास में, त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण में, श्रीखंडी रोहतास में, बेलसार अरवल में, सेवड़ी रोहतास में, जनागरा रोहतास में। उसके बाद नलकूप, कुल सिंचित क्षेत्र का 63.9% जो भाग है वो नलकूप से जो है सिंचाई किया जाता है। स्वार्थिक सिंचाई घटते क्रम में कौन कौन है, समस्तीपुर में, सीतामढ़ी, उसके बाद कटिहार, तो उसके बाद पूर्वी चंपारण में। तालाब, तो तालाब से कितने क्षेत्र का किया जाता है सिंचाई, तो कुल सिंचित क्षेत्र का 1.9% जो है तालाब से किया जाता है। लगभग 115,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई तालाब से की जाती है। स्वार्थिक सिंचाई घटते क्रम में दरभंगा, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई तथा सीवान में जो है तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। पाइन, तो कृत्रिम कच्ची नहर जैसी सिंचाई प्रणाली जो है उसको पाइन कहते हैं। अत्यंत प्राचीन मौर्यकालीन जो है ये पद्धति है। प्रमुख जिले जहाँ पाइन पाया जाता है गया, नवादा, जमुई, बांका एवं भागलपुर। प्रमुख भाग आहार पाइन का मुहाना, करहास, खेतों के समीप सबसे छोटी पाइन की शाखा को करहास कहते हैं। उसका नेक्स्ट है कि बिहार के बहुउद्देशीय परियोजना, तो कोसी बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना है। समझौता 1954, निर्माण कार्य का प्रारंभ 1959, निर्माण कार्य पूर्ण 1963। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना कब हुई, तो 1978 में। मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं भूमि संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य था। परियोजना के चरण, प्रथम चरण हनुमान नगर नेपाल में बांध निर्माण, पूर्वी कोसी नहर 44 किलोमीटर का निर्माण। द्वितीय चरण पश्चिमी कोसी नहर 113 किलोमीटर का निर्माण। उसके बाद है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना। भारत नेपाल समझौता 1959, योजना आयोग द्वारा परियोजना को मंजूरी 1961। जल विद्युत परियोजना की स्थापना पश्चिम चंपारण में है। पूर्वी गंडक नहर परियोजना मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान। अन्य नाम तिरहुत नहर। गंडक नदी के समानांतर प्रवाहित मुख्य पश्चिमी गंडक नहर परियोजना। कुल लंबाई लगभग 200 किलोमीटर, तीनों भागों में विभाजित। लाभान्वित जिले देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर व महाराजगंज उत्तर प्रदेश, सारण, सिवान एवं गोपालगंज बिहार, भैरवा नेपाल। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर बांध निर्माण है। उसके बाद नेक्स्ट है सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना सोन बैराज या इंद्रापुरी कदमन बैराज नामक जलाशय का निर्माण। विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैराज, 1407 मीटर। निर्माण प्रारंभ 1960, पूर्ण 1965 में ये पूरा हुआ। नहरें पश्चिमी सोन नहर शाखाएं बक्सर, आरा तथा चौसा नहर, पूर्वी सोन नहर।
जल विद्युत केंद्र वरुण जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट क्षमता वर्ष 1996। डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट क्षमता वर्ष 1993। बिहार की जलवायु, तो बिहार की जलवायु कैसी है, तो बिहार की जलवायु का वर्गीकरण जो है उपोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु के रूप में किया गया है। कोपेन के अनुसार CWG मध्य तापीय गंगा तुल्य, उत्तरी बिहार CWA उत्तरी बिहार किशनगंज व पश्चिम चंपारण जोगबानी एवं अररिया आदि, CSA दक्षिण बिहार पटना गया मुंगेर व जहानाबाद आदि। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता, बंगाल की खाड़ी से समीपता, हिमालय से निकटता, दक्षिण बिहार में पठारी व पहाड़ी नुमा उच्चावच, काल बैसाखी पवने। बिहार की प्रमुख ऋतुएं, तो कौन कौन सा जो है ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। बिहार में ग्रीष्म ऋतु कब होता है, तो काल मार्च से मध्य जून जो है गर्मी का महीना होता है। लू का प्रभाव होता है, सबसे गर्म स्थान गया। मानसून के पहले स्थानीय तूफान व ओलावृष्टि जो है शुरू होती है। मई जो है सबसे गर्म महीना होता है। बिहार में वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर, सर्वाधिक वर्षा माह जुलाई एवं अगस्त। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। वर्षा का कारण दक्षिणी पश्चिम मानसून आगमन। पूर्वी बिहार 8 जून को आ जाता है, पश्चिमी बिहार में 15 जून को। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन है, तो अरवल है। बिहार में शीत ऋतु, तो क्या काल होता है, तो मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। पाला फ्रोस्ट, इस पे पर्वतीय तराई तथा दक्षिणी के पठार क्षेत्र में। सर्वाधिक ठंड मध्य दिसंबर से जनवरी। शीत ऋतु में वर्षा 5 से 10 सेंटीमीटर होती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। बिहार में वनावरण गैर वन क्षेत्र कितना है, तो 91.91%। अति सघन वन कितना है, वेरी डेंस फॉरेस्ट 333.42 किलोमीटर स्क्वायर 0.35%। खुले वन कितना है, ओपन फॉरेस्ट 4%। गैर वन क्षेत्र 91.91%। मध्य सघन वन कितना है, तो 32 है। खुले वन कितना है, टोटल 3761.54 किलोमीटर स्क्वायर 4%। मध्य सघन वन मीडियम डेंस फॉरेस्ट कितना है, तो 3285.83 किलोमीटर स्क्वायर 3.49%। कुल वनावरण कितना है, तो कुल वनावरण जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज में कितना है, तो 7.84%। झाड़ियाँ कितनी है, तो 235.89 किलोमीटर स्क्वायर 0.25%। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले कौन है, सबसे कम, तो शेखपुरा 0.17%। उसके बाद बक्सर 0.35%। गोपालगंज 0.42%। जहानाबाद 0.48%। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले, तो कैमूर 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर। पश्चिमी चंपारण 903.34 किलोमीटर स्क्वायर। रोहतास 669.91 किलोमीटर स्क्वायर। जमुई 661.17 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन है, तो शेखपुरा 1.19 किलोमीटर स्क्वायर। अरवल 4.14 किलोमीटर स्क्वायर। जहानाबाद 4.43 किलोमीटर स्क्वायर। बक्सर 5.89 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले कौन है, तो कैमूर 31.56%। जमुई 21.34%। नवादा 20.72%। मुंगेर 20.16%। प्रमुख वन संरक्षण संस्थान कौन कौन है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, चिड़ियाघर सफारी राजगीर जू सफारी, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान गया। उसके बाद 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि कहाँ हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ है तो वो हुआ बांका में, उसके बाद जमुई में, उसके बाद गया में। 2019 की तुलना में वनावरण की सर्वाधिक हानि सबसे ज़्यादा घाटा कहाँ हुआ है, तो कैमूर में, उसके बाद सुपौल में, उसके बाद रोहतास में। बिहार में अति सघन वन वाले जिले कौन हैं सबसे ज़्यादा, तो पश्चिमी चंपारण सबसे ज़्यादा कितना है इसमें 249.34 किलोमीटर स्क्वायर। और उसके बाद मुंगेर, उसके बाद जमुई में, उसके बाद लखीसराय, उसके बाद रोहतास में जो है सबसे ज़्यादा सघन वन जो है अति सघन वन है यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव तथा पक्षी अभ्यारण्य, तो राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि बाध शरण स्थली, प्रमंडल 1 और 2 पश्चिमी चंपारण में है। 335.64 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। वन्य जीव अभ्यारण्य
कौन कौन है? वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि वाघ शरण स्थली प्रमंडल 1 और 2, पश्चिमी चंपारण 880.78 वर्ग किलो स्क्वायर में फैला हुआ है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर रोहतास में है। राजगीर पंत वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा में है। राजगीर या पंत वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा में है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य नवादा में है। उसके बाद पक्षी अभ्यारण्य बर्ड सेंचुरी, तो कुशेश्वर नाथ पक्षी अभ्यारण्य मिथिला में है, दरभंगा में। बरैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में है। उसके बाद है नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। उसके बाद परीक्षा दृष्टि से हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें। उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है बेतिया में। राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ हुआ, कब हुआ? तो 15 अगस्त 2006 को जो है मुख्यमंत्री राज्य छात्र वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ हुआ। बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? पटना में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट है बिहार में वनोत्पाद आधारित उद्योग, तो उद्योग जो है बिहार में, तो वनोत्पाद आधारित प्लाईवुड निर्माण बेतिया, पटना, मुजफ्फरपुर। उसके बाद कत्था उद्योग, तो बेतिया। गत्ता उद्योग, तो समस्तीपुर एवं दरभंगा। प्रमुख प्राकृतिक स्थल, तो यहाँ देख सकते हैं पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, वाल्मीकि एवं नंदनगढ़ महोत्सव, ये जो है पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद बरैला झील, सलीम अली वैशाली पक्षी अभ्यारण्य। संजय गांधी जैविक उद्यान, भारत के सबसे बड़ा पशु मेला, सोनपुर पटना में। उसके बाद है दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती नदी पर, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। अनुपम झील, ये सब कैमूर में है। उसके बाद है दशरथ माझी लोक उत्सव, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्य जीव पार्क गया में है। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। उसके बाद आपको भीम बांध अभ्यारण्य, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड एवं राजेश्वर कुंड जलखंड मुंगेर में है, यहाँ देख सकते हैं। भागलपुर में विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन, गोगा व्हील झील, बिहार का सबसे बड़ा नम भूमि क्षेत्र कटिहार में है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार के प्रमुख वनोपज, तो यहाँ दिया हुआ ये कोई बहुत खास नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा जब क्या नाम है PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए। दोस्तों तो आज के लेक्चर में इतना ही है, और आगे भी लेक्चर जो है इसका पूरा मैं कंटिन्यू कर दूंगा, और बाकी जो है PDF मैं डाल दूंगा आपको टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जो है आप डाउनलोड करके जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।